हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम आज जियोग्राफी का एक टॉपिक तैयार करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। यानी आज हम एक जियोग्राफी का टॉपिक तैयार करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए दोस्तों, इसका नाम से पता चल रहा है कि भारत कहाँ पर स्थित है और इनका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। यानी भारत अगर बात करूँ तो गोलार्ध में कहाँ पर है, महाद्वीप की स्थिति से भारत कहाँ पर स्थित है, ये सब हम जानेंगे। और दूसरी बात, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों, आप चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमें उस देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे उस देश का नाम है वो कैसे नाम पड़ा, क्या क्या नाम है हमारे देश का, और हमारा देश कहाँ पर स्थित है और इनकी क्या स्थिति है, क्या विस्तार है, इन सभी बातों का हमें क्या है पता होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो क्या है यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम वीडियो में क्या क्या तैयार करने वाले हैं। हम तैयार करेंगे नामाकरण, यानी भारत के जो वर्तमान में क्या क्या नाम है और ये नाम है किस प्रकार से नाम पड़े भारत के, और भारत का आकार कैसा है, भारत कहाँ स्थित है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। सीमाएं, यानी भारत की कितने राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या, इनका क्षेत्रफल कितना है, इनकी जनसंख्या कितनी है, प्रशासनिक और राजनीतिक विभाजन, इन सब ये सब बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। यानी जैसे ही देख लो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत कहाँ पर स्थित है और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो पहली बात हम तैयार करेंगे कि नामाकरण, यानी भारत के क्या क्या नाम है और ये नाम भारत के है वो कैसे पड़े। तो आइए दोस्तों बता देखते हैं। यानी अगर मैं भारत के नाम की बात करूं तो जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि भारत को, अगर मैं नामों की बात करूं तो भारत को पहले हिंदुस्तान कहा जाता है। एक भारत का नाम हिंदुस्तान है, ठीक है दोस्तों। एक इंडिया भी कहा जाता है भारत को, इंडिया, ठीक है। और आर्यवर्त भी कहा जाता है भारत को, आर्यवर्त। और इसके बाद हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो ये सब नाम किस वजह से भारत के नाम पड़े, ये बात हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं भारत के नाम की बात करूं तो हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान, भारत का नाम कैसे पड़ा। अगर दोस्तों आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हिंदू धर्म ज्यादा होने की वजह से या हिंदू होने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तिब्बत के पठार के राक्षसताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो वो सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है और हमारे लद्दाख से होकर इस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है। एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उसको कहा जाता था सिंधुवासी। क्या कहा जाता था दोस्तों, सिंधुवासी। यानी सिंधु के पास वास करने वाले, यानी निवास करने वाले को क्या कहा जाता था, सिंधुवासी कहा जाता था। देखिए दोस्तों, जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जैसे जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल आता है उसमें पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पनपी होती है उसको हम क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सिंधु नदी के पास रहते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, सिंधुवासी कहा जाता था। अब देखिए दोस्तों कि जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो ईरानी लोग होते थे, ईरानी यानी ईरान के लोग हैं, ईरानी लोग, वो क्या है दोस्तों, सह को है बोलते हैं, सह को है बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास भी आपने ऐसा शायद नोटिस किया होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सह को क्या बोलते हैं, है बोलते हैं। जैसे इस्तिनापुर है तो वो लोग क्या बोलेंगे, सतिनापुर, इस प्रकार से, मतलब सह को है, आपने आसपास ऐसे सुना होगा बहुत से लोगों ने। तो ईरानी लोग हैं वो क्या करते थे दोस्तों, सह को है बोलते थे। तो देखिए दोस्तों, इस सह को वो क्या बोलेंगे, है बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, हिंदूवासी। तो देखो क्या बोलेंगे वो, क्योंकि सह का क्या उच्चारण करेंगे, वो है करेंगे। तो सी था, सी से ही हो गया, तो वो लोग क्या बोलते थे, हिंदूवासी। तो सिंधु, वो बोलना तो सिंधु ही चाह रहे थे लेकिन सह को वो लोग है बोलते, इसलिए जो ईरानी लोग हैं वो सिंधु घाटी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उनको क्या बोलते थे, सिंधुवासी बोलते थे। सॉरी फ्रेंड्स, सिंधुवासी नहीं बोलते थे, सिंधु सह को है बोलकर वो हिंदूवासी बोलते थे, तो उसको क्या बोलते थे, हिंदूवासी बोलते थे। और जो फिर इस प्रकार यहाँ जो लोगों का निवास स्थान है, इस स्थान का क्या कहने लगे, हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो जो हिंदुस्तान का मतलब हिंदू, सिंधु नदी के पास बसे हुए लोग हैं उनको ईरानी सह को है बोलते थे, इसीलिए जो हिंदूवासी कहलाए, उनके जो सिंधु नदी के पास लोग रहते थे उनको हिंदूवासी कहने लगे। और जो हिंदूवासी है वो जहाँ रहते उस स्थान को सामूहिक रूप से क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहने लगा। इस प्रकार से भारत का हिंदुस्तान नाम इस प्रकार से पड़ा है। शायद आपके समझ में आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स।
अब बात रहे कि भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ईरानी लोग हैं तो जो इनको तो सिंधु को है बोलने की वजह से हिंदुस्तान पड़ गया। तो अगर अब मैं बात करूं आपको, जो यूनानी लोग होते हैं उसकी, और जो रोम के लोग होते हैं, जो रोम लोग थे, देखना फ्रेंड्स, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। सिंधु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडस, यानी सिंधु का इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो जो रोम के लोग थे वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। और ऐसे ही जो यूनान के लोग हैं दोस्तों, यूनान के लोग, वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडोस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडोस बोलते थे। यानी जो रोम के लोग हैं, रोम, वो क्या बोलते थे? सिंधु को इंडस बोलते थे। लोग हैं वो सिंधु को, यानी इंग्लिश में इसको इंडस कहा जाता है, तो रोम के लोग इसको इंडस कहते थे। और बात करूं मैं यूनान के लोग, तो यूनान के इसको इंडोस बोलते थे। तो इंडस या इंडोस के पास जो रहने वाले यानी बसने वाले लोग हैं, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाने लगा? इंडिया कहा जाने लगा। यानी जहां ऐसे लोग जो इंडस या इंडोस नदी के पास में बसते हैं, उनको सामूहिक रूप से जो लोग रहते हैं उनके निवास स्थान को क्या कहा जाने लगा? इंडिया कहा जाने लगा। तो इस प्रकार से हमारे देश का इंडिया नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों। अब हम, आपको पता है, जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के बाद में एक सभ्यता आती है ऋग्वैदिक सभ्यता। हम ऋग्वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक आता है वैदिक सभ्यता आती है दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक सभ्यता को पनपाने का काम किया था वो किन्होंने किया था दोस्तों? आर्यों ने। वो किन्होंने किया था वो काम? आर्य। अब बात रही ये आर्य कौन थे, तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं आपको, तो मध्य एशिया से आर्य शब्द का अर्थ है उच्च या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है उच्च या कुलीन, यानी ऐसे लोग जो कि उच्च वर्ग के लोग थे, यानी ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो लोगों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। वो भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? मध्य। तो वो लोग भारत में मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आने के बाद में सिंधु घाटी के पास और सिंधु घाटी से थोड़ा आगे, मतलब आप अनुमान लगा सकते हो, जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है ना, उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा, तो गंगा नदी से पश्चिम साइड और सिंधु नदी से पूर्वी साइड, इनके बीच में यहाँ पर आर्यों का निवास स्थान था। यानी आर्य यहाँ आकर रहने लगे, यानी बस गए से निवास हो गया आर्यों का। तो आर्यों का निवास होने की वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? आर्य वृत्त कहा जाने लगा। यानी आर्य जो आपका उच्च या कुलीन वर्ग के लोग थे, वो यहाँ आकर भारत में रहने लगे, तो इनके नाम से ही भारत को क्या कहा जाने लग गया? आर्यव्रत कहा जाने लगा। अब इन आर्यों का एक वंशज था दोस्तों, याद कीजिए आप, जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के अंदर पितामह भीष्म है, जो धृतराष्ट्र है, इनका ही एक वंशज था। जैसे हम पढ़ते हैं, पितामह भीष्म के जो दादोजी थे उनका नाम भरत था। हाँ, पितामह भीष्म के जो दादोजी थे उनका नाम भरत था। यानी जो आर्यव्रत के ही वंशज थे, इनका ही वंशज थे भरत। पितामह भीष्म, उनके ही वंशज थे भरत। इनके नाम पर हमारे इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। हाँ, ऐसे भी बोला जाता है कि जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई थे भरत, उसी के नाम से भी भारत नाम पड़ा है। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जैसे आर्यों का ही वंशज थे भरत, इनके नाम से, आर्यों के नाम से आर्यवर्त कहा जाता था, इनका ही वंशज था भरत, तो भरत से ही हमारे देश का नाम क्या हो गया? भारत। तो इस प्रकार से हमारा देश का दोस्तों नामकरण हुआ है। यानी अगर मैं कहूँ तो ऐसे ऐसे हमारे देश को इन नामों से जाना जाता है, और इस प्रकार से इनके नाम, इस प्रकार से नाम पड़े। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि भारत का आकार कैसा है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं भारत की आकार की बात करूं तो 1 2 3 4 कोने दिखाई दे रहे हैं आपको, इसलिए कहा जाता है कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। तो भारत का आकार कैसा हो गया? चतुष्कोणीय आकार है। यानी कितने? 4। देख लो, 1 2 3 4 कोने होने की वजह से भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे भारत स्थित कहाँ है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये पढ़ते हैं कि भारत के स्थित कहाँ पर है और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की हम स्थिति और विस्तार, स्थिति का मतलब स्थित कहां पर है। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें दोस्तों कि भारत कहां पर स्थित है, तो स्थिति को हम इस प्रकार से लेकर पढ़ते हैं कि गोलार्ध के हिसाब से भारत कहां पर स्थित है, यानी गोलार्ध में भारत कहां पर स्थित है, और महाद्वीपीय स्थिति से भारत, यानी कौन से महाद्वीप,
द्वीपीय स्थिति से भारत कहाँ पर स्थित है, यानी कौन सी महाद्वीप में स्थित है और उस महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है। महाद्वीपीय गोलार्ध के हिसाब से कहाँ पर है, महाद्वीप के हिसाब से भारत कहाँ पर स्थित है, और अक्षांश के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है, और देशांतर के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है। तो ये हम इन सब बातों का देखेंगे, समझेंगे। देखो दोस्तों, पढ़ने का यही एक सटीक रणनीति होती है कि हमें क्रम वाइज ये चीज, इसके बाद ये चीज, इसके बाद, तो आपको इस टॉपिक में मतलब ये चीजें सब तैयार करने के बाद आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी, आप आराम से देखिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, एक मिनट देखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ग्लोब हो गया आपका, ठीक है। अगर इस ग्लोब की मैं बात करूं तो इस ग्लोब में एकदम बीचों बीच एक लाइन है, बीचों बीच। इस लाइन का क्या नाम है, भूमध्य रेखा। क्या नाम है दोस्तों, भूमध्य रेखा। यानी भू को मध्य से बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के जो उत्तर, हमेशा के लिए ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर यानी जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर। उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है, दक्षिणी दिशा होती है। और उत्तर के दाईं साइड, उत्तर है, उत्तर की दाईं साइड कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पूर्व दिशा होती है। और पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है दोस्तों, तो पश्चिम दिशा होती है, ठीक है ना। हमेशा उत्तर दक्षिण में उत्तर के विपरीत, सॉरी, ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है, उत्तर के विपरीत दक्षिणी होता है, और उत्तर की दाईं साइड पूर्वी दिशा होती है, और पूर्वी के विपरीत कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो देखना दोस्तों, ये देख लो, इस भूमध्य रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर दिशा में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उत्तरी। और गोलार्ध यानी गोले का आधा। देखना दोस्तों, ये गोला पूरा था, इसके बीच में से कटने की वजह से, यानी इस लाइन के जो भूमध्य रेखा काटने की वजह से ये क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा होने की वजह से क्या कहा था, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब आधा गोला, है ना। तो इसीलिए इसको, और ये उत्तर दिशा में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और ये गोला दक्षिणी दिशा में, इसलिए उसको दक्षिणी, और आधा गोला है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका नीचे का क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ऊपर वाला आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर दिशा में होने की वजह से गोला आधा है इसलिए इसको गोलार्ध कहा जाता है। ये दक्षिणी दिशा में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब एक बात समझिए दोस्तों, जो ये लाइन होती है ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींची हुई रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य यानी भू को मध्य से बांटने वाली रेखा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। तो इसके ऊपर ऐसे फिर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस प्रकार से पूरी ऊपर 90 लाइनें खींची गई है। कितनी है दोस्तों, 90। और ऐसे 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पर भी पूरी कितनी लाइन है, 90 लाइन। तो 90 कितनी हो गई, 180 प्लस एक आपके बीच वाली, तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 181 लाइनें हैं। अब बात रही कि देख लो दोस्तों, अगर जो हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक, 2 प्रकार की काल्पनिक लाइनें खींची गई है, जिसमें एक का नाम होता है आपका क्या, अक्षांश रेखा, और एक क्या होती है आपकी, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और दूसरी आपकी कौन सी है दोस्तों, देशांतर रेखा। तो अभी हम समझेंगे कि ये रेखाएं क्या पहले थी, पृथ्वी बनी उस टाइम थी, या काल्पनिक है क्या, ये सब हम डाटा क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखा की, तो अक्षांश और देशांतर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, क्योंकि देखो अब ये रेखाओं की क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, कैसे बनाई, क्यों, किसका आइडिया आया होगा, क्या, ये सब चीजें समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये रेखाएं क्या काम करती है, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये किसी देश की स्थिति का पता बताती है, यानी उसके द्वारा हमें पता चलता है। जैसे दोस्तों, मैं अगर आपको ऐसे उदाहरण देकर बताऊं, जैसे हम कोई शहर में खड़े हैं और हमें कोई रास्ते का पता ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, आप मान लो जयपुर में हो और आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप कोई रास्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी रोड कहाँ से जाती है, तो आप कैसे जा पाओगे, नहीं ना, नामुमकिन है। तो इस प्रकार से अगर मैं पहले आपको इतिहास की बात करूं, तो वास्को डी गामा जब भारत आया था, वास्को डी गामा, तो उसको, अब अगर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई होती उस समय, तो उनको पता चल जाता कि भारत है वो मतलब कौन सी रेखा पर है, 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन उस समय तक अक्षांश रेखाएं खींची हुई नहीं थी। उन्होंने सुना था कि भारत इस प्रकार से कोई देश है, उसमें जाना है हमें, तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र के किनारे किनारे इस प्रकार से आया। तो पहले ये पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं खींची हुई थी, तो लोगों को एक देश में दूसरे देश में जाने में प्रॉब्लम होती थी, समस्या ही होती थी, लोग नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं है कौन सा देश कहाँ स्थित है। आप बताओ दोस्तों, जैसे अभी आपको अमेरिका जाना है, अभी आपको मान लो इंग्लैंड जाना है, जापान जाना है, जर्मनी जाना है, तो उनकी हमें पता है, उनकी लोकेशन का पता है, वो देश कहाँ पर है, यानी किस किस अक्षांश पर, तो हम आराम से जा सकते हैं। तो
ये प्रॉब्लम या समस्याओं का समाधान करने के लिए भूगोलवेताओं ने क्या की कि काल्पनिक लाइनें खींच दी। तो इस प्रकार की जो दोस्तों लाइनें होती है हमारी ग्लोब में, जो इस प्रकार की जो यानी इस प्रकार की जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, इस प्रकार की इन लाइनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखा। इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा क्या काम आती है? तो किसी देश की स्थिति बताने के लिए काम आती है। जैसे दोस्तों अगर मैं हमारे भारत की बात करूं तो मान लेते हैं, मैं यहाँ ले रहा हूं हमारे भारत को, मान लो ये हमारा भारत है। तो हमारे भारत की जो अक्षांश से स्थिति है, मतलब अक्षांश की दृष्टि से भारत कहां पर है, तो जो ये आपकी 8वीं लाइन शुरू होती है, ऐसी गिनतियां देखो, ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 8वीं लाइन यानी 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा अक्षांश शुरू होता है। यानी 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन तक हमारा भारत स्थित है। तो जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई व्यक्ति आकर खड़ा है और वो बोल रहा है कि मुझे तो भारत में जाना है, उन्होंने कहा भारत में जाना है। तो अब हमें पता है, ये अगर ये पूछे कि भारत जाना है तो क्या बोल दोगे कि जो ये अक्षांश लाइनें हैं इसमें आप क्या करो कि 8वीं लाइन पर जाकर खड़े हो जाओ। तो यानी व्यक्ति यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा। यानी हम इनको क्या बताएंगे कि 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन के बीच तक, 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन के बीच तक आपका कौन सा देश स्थित है? भारत देश स्थित है। तो ये क्या करेगा दोस्तों कि ये लाइन छोड़ देगा और 8वीं लाइन पर जाएगा और उनको पता चल जाएगी कि 8वीं लाइन से 37वीं लाइन तक हमारा क्या है? भारत है। तो इस प्रकार से कोई भी देश की स्थिति का हमें पता लगाने के लिए कि कौन सा देश कहां पर स्थित है, ये काल्पनिक रेखाएं डाली गई है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करें तो देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, अब मान लो इस व्यक्ति को आपने बता दिया कि 8वीं लाइन से भारत स्थित है, तो ये आकर यहाँ खड़ा हो गया। तो देखना दोस्तों, फिर भी इनको ढूंढने में तकलीफ होगी ना, भारत यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, मतलब यहाँ इनको क्या पता चलेगा कि भारत कहाँ पर है। हाँ, नीचे से तो आपने बता दिया कि 8वीं लाइन पर, तो यहाँ नहीं ढूंढेगा, ये क्या जाएगा? सीधा 8वीं लाइन पर चला जाएगा। लेकिन इस लाइन पर, तो ये लाइन देखना दोस्तों कितनी लंबी चौड़ी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। तो इतनी लाइनों में ढूंढने में भी उसको तो मतलब परेशानी होती है कि भारत कहाँ पर है। तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर इस प्रकार से देशांतर रेखाएं भी डाली गई है। जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से डाली गई है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो कहां डाली गई है दोस्तों? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से डाली गई है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। अब एक बात देखना दोस्तों, ये जो आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो डाली गई रेखा है, कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। ये रेखा पृथ्वी को मध्य से नहीं बांटती है, बीच में से नहीं बांटती है, नहीं, ये बीच में से नहीं बांटती है। ये तो देखो कि उस टाइम है वो इंग्लैंड वाले का थोड़ा सा का दबदबा था, यानी वो लोग थोड़े से शक्तिशाली थे। उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश के अंदर से ही इनको मध्य मान लिया, बोले यहीं से हम इसी लाइन को डालेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही डाल दिया। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी को बीच में से नहीं बांटती है, बीच में से तो सिर्फ ये जो अक्षांश लाइन वाली है वही रेखा डालती है। ठीक है ना। तो यहां से लेकर के इस साइड भी रेखाएं डाली गई, ये 0 डिग्री होती है, इसके बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से लाइनें डाली गई है दोस्तों। तो टोटल इसमें कितनी लाइनें हैं? इस साइड से भी लाइनें हैं दोस्तों, ऐसे ये आपकी 0 डिग्री, इसके बाद 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो दोनों साइड से ओवरऑल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी लाइनें हैं दोस्तों? 360, यानी 180 इस साइड है, 180 इस साइड है, दोनों साइड कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? तो 360 रेखाएं हैं। तो अब अगर आपको भारत को खोजना है कि हमें भारत खोजना है, तो भारत की जो हमारी देशांतरीय स्थिति है वो आपके यहाँ से 68वीं लाइन से शुरू है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 25 तक है ना, 68 7 से 97 25, यानी 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अगर कोई भारत को ढूंढ रहा है मान लो, तो वो क्या करेगा, उनको हम बता देंगे कि देखो आप ऐसा करो, यहाँ खड़ा भारत में जाना है, कैसे जाएंगे? तो हम कहेंगे यहाँ से आप 8वीं लाइन चले जाओ, तो 1 2 3 ऐसे गिनकर वो 8वीं लाइन पर मान लो यहाँ खड़ा हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि जो ये लाइनें डाली गई है, इस लाइन में आप ऐसा करो कि 68 नंबर लाइन है उस पर जाकर खड़े हो जाओ। तो ये क्या करेगा, 68 नंबर लाइन है इस पर, तो हम उनको बताएंगे कि 68 नंबर जो लाइन है, यहाँ से लेकर के जो आपकी 97 नंबर लाइन है, इसके बीच में आपका कौन सा देश है? भारत देश है। तो इस प्रकार से किसी देश की स्थिति और उनका विस्तार जानने के लिए ही भूगोलवेताओं ने पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश और देशांतर रेखाएं।
तो ये काल्पनिक है, यानी पहले भगवान के द्वारा नहीं बनाई गई है, पृथ्वी पर नहीं बनी थी, काल्पनिक भूगोलवेताओं ने तैयार किया। और जो समय का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, यानी जैसे मान लो कि समय का मिलान किया जाता है, तो वो भी हमारे किस लाइन के द्वारा होता है, देशांतर रेखा के द्वारा भी किसका निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। तो सिर्फ दोस्तों मैं आपको ये इतना समझाना चाह रहा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों डाली गई है और वो क्या काम आती है। मेरे हिसाब से यह बात आपके क्लियर हो गई होगी दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ समझते हैं। अगर मैं अब आपको ये बात बताऊं दोस्तों कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ग्लोब है दोस्तों। अगर इस ग्लोब की मैं बात करूं तो इनके बीचों बीच एक लाइन डाली गई है और उस लाइन का क्या नाम है दोस्तों, भूमध्य रेखा। जो आपकी ये बीचों बीच एक लाइन डाली गई है, इस लाइन का क्या नाम है, भूमध्य रेखा लाइन है, ठीक है। इसी के ऊपर दोस्तों एक लाइन है जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसी के नीचे एक लाइन है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। अब एक बात समझना दोस्तों, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे ये 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा के जो आपकी एक भूमध्य रेखा है, इसके जो ऊपर है उसको सभी को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। देखना दोस्तों, जो आपकी इस प्रकार से लेटी हुई लाइनें होती हैं, जैसे मान लो ये लाइन हो गई आपकी इस प्रकार से, ये मान लो, चाहे आप ये मान लो, कोई भी इस प्रकार से लेटी हुई लाइनें होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्यों खींची गई है, किसी देश की स्थिति और विस्तार बताने के लिए। तो जो ये अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो देखो इस भूमध्य रेखा के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कितनी है, 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन 90 अक्षांश रेखाओं पर कोई इस प्रकार से कोई देश कहीं स्थित है, कोई कहीं स्थित है, तो अगर उस देश का हमें अक्षांश बताना होता है कि वो देश कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश तक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम बता देंगे कि मान लो कोई देश, जैसे भारत हमारा 8वीं लाइन से शुरू है, तो हम बता देंगे कि 8वीं लाइन से शुरू है और कौन सी लाइन तक है, 37वीं लाइन तक है। तो किसी देश की स्थिति बताने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो देखना दोस्तों, ये जो इस भूमध्य रेखा के ऊपर में जितनी भी अक्षांश लाइनें हैं, अगर उस पर कोई देश स्थित है तो उसको बोला जाता है दोस्तों उत्तरी अक्षांश। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे उत्तर दिशा में, भूमध्य रेखा से वो देश कौन सी दिशा में आ गया, उत्तर दिशा में आ गया, और अक्षांश ऐसी डाली हुई लाइनों का हम अक्षांश बोलते हैं उत्तर दिशा में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई देश यहाँ स्थित है आपका, मान लो मैं भारत ही ले रहा हूं, भारत यहाँ स्थित है, तो मैं पूछूं दोस्तों आपको कि अक्षांश की दृष्टि से कौन सी दिशा में, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, भूमध्य रेखा के ऊपर में जितने भी देश है वो सभी किस में आते हैं, उत्तरी अक्षांश में। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ स्थित हो गया, उत्तरी अक्षांश में। अब जैसे मान लो यहाँ कोई देश है, यहाँ पर कोई देश है, तो वो भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर कोई देश है, मान लो जैसे उत्तरी अमेरिका आ गया आपका, यहाँ कोई देश है, तो वो भी कहां पर आएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा। क्यों आएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो कोई भी देश हो वो इस भूमध्य रेखा के ऊपर में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। अगर दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर कोई देश है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। हाँ बिल्कुल दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि भूमध्य रेखा की कौन सी दिशा में है, दक्षिणी दिशा में है, और हम अक्षांश का मतलब इस प्रकार से डाली हुई लाइनें होती है उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होने के कारण इस देश को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अगर यहाँ कोई देख लो दोस्तों देश है, उसको भी क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश में। यहाँ है उनको भी दक्षिणी अक्षांश। जैसे मान लो दक्षिणी अमेरिका है, वो यहाँ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अक्षांश में हम उत्तरी अक्षांश किसे बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश भी किसे बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे भारत पर। तो अगर हमारा भारत की बात करूं तो सो आपकी कर्क रेखा है, आपकी कर्क रेखा वो हमारे भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, एक बार यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जगह नहीं है तो एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही बना लेता हूँ यहाँ, क्योंकि जगह का अभाव है। तो देखना दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं, अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत की पूछे कि अक्षांश की दृष्टि से तो भारत है वो जो आपकी 8वीं लाइन है, 8वीं लाइन से भारत शुरू होता है। ऐसे 1 2 3 यहाँ से 0 डिग्री है, इसके बाद 1 2 3 इस प्रकार से हम गिनना शुरू करें तो 8, और जो ऊपर ये लगा होता है इसको बोला जाता है दोस्तों डिग्री। तो 8 डिग्री और आगे होता है इसको बोला जाता है मिनट। तो भारत अक्षांश की दृष्टि से कहा है 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। और कहां तक है? 37वीं लाइन तक है। 8वीं लाइन से शुरू है, 8वीं और 37वीं लाइन के बीच तक है। तो यहाँ कौन सी लाइन है? 37वीं लाइन है। तो 8 4 से 37 6, तो इसको ऐसा बोला जाता है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी भारत अक्षांश की दृष्टि से कहां तक फैला हुआ है? तो हम कहते हैं कि 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। अब देखना दोस्तों, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या लिखते हैं? उत्तरी अक्षांश से 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप इसमें पूर्ण रूप से आपके आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक। अब आपके मन में ये विचार आता होगा दोस्तों कि देखो यहाँ भी मैंने क्या लिखा कि 8 4 उत्तरी अक्षांश, और मैंने यहाँ भी क्या लिखा दोस्तों, देखना उत्तरी अक्षांश। तो आप ये समझ, मतलब ये आपके हो सकता है मन में कि नीचे भी उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश, ये कैसे हुआ? तो देखना दोस्तों, इसके ऊपर चाहे कोई भी देश कहीं पर ही हो भूमध्य रेखा के ऊपर, उन सबको क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तरी अक्षांशी कहा जाता है। तो भारत है हमारा इस लाइन से चालू है, तो यह लाइन आपकी कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में ही तो है भाई। और ऊपर वाली लाइन कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में ही तो है भाई। दक्षिणी तो अक्षांश तब कहेंगे ना जब कोई देश है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि ये दोनों लाइनें 8वीं और 37वीं कौन से अक्षांश में, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होने का उत्तरी अक्षांश में ही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भारत है वो अक्षांश, यानी जो ऐसी लाइनें डाली गई उसमें भारत किस लाइन से किस लाइन तक है? तो 8वीं लाइन से लेकर 37वीं लाइन तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो मेरे हिसाब से अक्षांश आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम देशांतर को क्लियर करेंगे, ठीक है ना? हाँ सही बात है दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो मैं ये ग्लोब ले लेता हूं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं आपको देशांतर रेखाओं की। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आपके इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से एक लाइन डाली गई है। कहां से? इंग्लैंड के, ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर है उनके बीच में से एक लाइन डाली गई है। तो वो आपको, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। हाँ, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये है वो पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है। ये मध्य रेखा नहीं है। मध्य रेखा सिर्फ कौन सी है? अक्षांश रेखा है। तो इसको बोला मध्य में इसलिए जाता है कि इंग्लैंड वालों ने अब आपके जो देश है उनकी से बीचों बीच से डाल दिया। तो ये आपके कहां से? इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा वो। इनके बाद में दोस्तों इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लाइनें हैं। और इस साइड भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार की लाइनें। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप मान लो 179 लाइनें होगी। इस लाइन को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर कितनी लाइनें हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 181 लाइनें हैं। मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि इस लाइन से इस साइड 180 लाइन है, इस लाइन से इस साइड 179 लाइन है, और एक एक खुद बीच वाली हो गई। तो ओवरऑल ये पूरी 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी है हमारी ग्लोब पर? 360 देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं भी क्यों डाली गई? किसी देश की स्थिति को बताने के लिए, यानी वो मतलब इस जैसे मतलब उनका मतलब वो फैला कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई ये सब बताने के लिए ये देशांतर रेखा डाली गई। हाँ, समय निर्धारण के लिए भी बिल्कुल दोस्तों हम कौन सी रेखा यूज करते हैं? देशांतर रेखा। ऐसा आता है एग्जाम में कि समय निर्धारण के लिए हम कौन सी रेखा यूज करते हैं? तो देशांतर रेखा ही। ये हमारे भौतिक भूगोल का टॉपिक है, हम कभी आराम से तैयार करेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं देशांतर रेखा की बात करूं तो देशांतर रेखा के ये जो आपकी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इस साइड जो आपका ग्लोब बच गया, जो आपका गोलार्ध बच गया, या जो ये हिस्सा बच गया। देखना दोस्तों, मैंने अभी बताया आपके उत्तर की दाएं साइड कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। इसका मतलब यहाँ पर पूर्व दिशा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि पूर्व दिशा में होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? जैसे ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। क्या है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध है। मेरी एक बात समझना दोस्तों, देखो पूर्वी दिशा में है क्योंकि ये लो मैंने आपको बता दिया पूर्व में, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसकी पूर्वी दिशा में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और गोला आधा हो गया इसलिए गोलार्ध कहा जाता है। ये पश्चिम दिशा में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है?
जाता है, पश्चिम गोलार्ध कहा जाता है। अब देखना दोस्तों, अगर कोई देश स्थित यहाँ पर है तो वो कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। भारत मान लो हमारा यहाँ पर है तो भी कौन से गोलार्ध में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा। कोई देश यहाँ है तो भी पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर कोई देश है तो भी पूर्वी गोलार्ध में आएगा, यहाँ पर कोई देश है तो भी पूर्वी गोलार्ध में आएगा, यहाँ पर। यानी मेरे कहने का ओवरऑल मतलब दोस्तों इतना ही है कि अगर जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसकी पूर्वी साइड में या जो पूर्वी साइड में जो गोलार्ध आ रहा है, इसमें अगर कोई भी देश कहीं पर हो, वो सभी के सभी देश कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। तो अब मैं हमारे भारत की बात करूं दोस्तों, तो हमारा भारत तो यहाँ पर है, तो बताओ कौन से गोलार्ध में आ गया? पूर्वी गोलार्ध में। तो पूछा जाता है कि देशांतर की दृष्टि से भारत कहां पर है? तो पूर्वी देशांतर में हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में और यहाँ से 0 डिग्री देखना, यहाँ लाइन होगी, ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार की देशांतर रेखाएं हैं और भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि देशांतर की दृष्टि से भारत कौन से देशांतर में हो गया? पूर्वी देशांतर में या पूर्वी गोलार्ध में। देखना दोस्तों, इस साइड अगर मैं बात करूं तो इस साइड भी इसी प्रकार से अगर कोई देश की स्थिति मान लो यहाँ है दोस्तों, अगर कोई देश यहाँ पर है तो कौन से में होगा? आपका पश्चिम गोलार्ध में। कोई देश यहाँ पर है वो भी आपका पश्चिम गोलार्ध में होगा। किसी देश की स्थिति है तो भी वो पश्चिम गोलार्ध में होगा, यहाँ पर है वो भी पश्चिम गोलार्ध में होगा, यहाँ किसी देश की स्थिति है वो भी पश्चिम गोलार्ध में होगा, यहाँ आप कहीं मान लो। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के इसी पश्चिम साइड में, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, तो वो देश है वो कौन से गोलार्ध में होगा? पश्चिम गोलार्ध में होगा, ठीक है ना। और देशांतर की बात करें तो कौन से देशांतर में होगा? पश्चिम देशांतर में होगा। और इस रेखा के इस साइड वाला कौन से गोलार्ध में होगा? कौन से देशांतर में होगा? तो पूर्वी देशांतर में होगा। अब हम बात करें दोस्तों कि जैसे हमने नीचे से ऊपर तक इस प्रकार की जो लाइनें खींची होती है, सीधी सीधी लाइनें, उसको हमने अक्षांश रेखा कहा था। वहां तो भारत 8वीं लाइन से शुरू था, कहां तक था? 37वीं लाइन तक था। तो अब अगर दोस्तों मैं बात करूं इस साइड से, देशांतर साइड से, इस साइड से भारत कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, यहाँ 0 डिग्री लाइन है, फिर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार लाइनें चलती रहती हैं। जो आपकी 68वीं लाइन है दोस्तों, कहां से? 68वीं लाइन है, तो इसको बोला ऐसे जाता है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। क्या बोला जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डिग्री होता है, ये अगले डिग्री के आगे होता है वो मिनट बचा होता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब क्या लिखेंगे दोस्तों बताओ? उसमें तो हमने उत्तरी अक्षांश लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो उत्तर अक्षांश में, उत्तर दिशा में, इसलिए उत्तरी अक्षांश। हाँ दोस्तों सही है, ये पूर्वी दिशा में, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी दिशा में और देशांतर लाइन देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो भारत आपका 68वीं लाइन से शुरू होता है, फिर 69 70 71 72 इस प्रकार से करके कौन सी लाइन तक है दोस्तों? 97वीं लाइन तक है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। और इसके आगे भी क्या लिखेंगे दोस्तों? पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर ही लिखेंगे। तो अगर मैं देशांतर की दृष्टि से बात करूं तो भारत कौन से हो गया? पूर्वी देशांतर में, क्योंकि पूर्वी दिशा में 0 डिग्री रेखा के। तो कौन सी लाइन से? तो 68वीं लाइन से शुरू होकर कौन सी लाइन तक है? 96वें नंबर लाइन तक है भारत, इनके मध्य में है। तो इसको ऐसे बोला जाता है दोस्तों कि 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखो यहाँ भी पूर्वी देशांतर लिखा मैंने, और इसके आगे भी मैंने क्या लिखा दोस्तों? देखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने ऐसे लिखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच लिखा है मैंने। तो देखना, एक मिनट मेरी बात देखना दोस्तों, यहाँ देखना कि यहाँ भी मैंने क्या लिखा है? पूर्वी दिशा लिखा है, पूर्वी देशांतर लिखा है। यहाँ भी मैंने क्या लिखा है दोस्तों? पूर्वी देशांतर लिखा है। तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों साइड पूर्वी देशांतर मैंने क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि देखना कि अगर इस जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसमें इस साइड जितने भी देश है, जितने भी इस लाइनों पर जितने भी देश आएंगे वो कौन से देशांतर में आते हैं? पूर्वी देशांतर में। तो भारत हमारा यहाँ है, तो ये 68 नंबर लाइन है, ये भी पूर्वी
पूर्वी देशांतर वाली तो लाइन है, ये सभी लाइनें इस प्रकार से खड़ी लाइनें होती है हमारी ग्लोब में, इस प्रकार खड़ी लाइनें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर। और इस प्रकार लेटी हुई लाइनें होती हैं, आड़ी लाइनें, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश लाइनें। तो ये खड़ी लाइनें आपकी है जो 68 नंबर इस प्रकार खड़ी लाइन है वो देशांतर लाइन है, और इस लाइन से पूर्वी दिशा में, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। तो 68 से लेकर आपकी 97 25, तो इसलिए हम बोला जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक है आपका 96 लाइन भी आपकी पूर्वी दिशा वाली है। तो क्या तभी हमने बोला कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो देशांतर की दृष्टि से भारत कहां हो गया दोस्तों, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, क्या नहीं है। मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों क्या करें, इन अक्षांश और देशांतर को एक साथ बना रहे हैं। देखना, जैसे मान लो एक मैं आपको गोलार्ध बना रहा हूं, ये हमारा गोलार्ध है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इसके बीचों बीच इस प्रकार से जो पड़ी हुई लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते दोस्तों। तो इसके जो ऊपर होता है वो आपका कौन सा हो गया, उत्तरी अक्षांश हुआ कि नहीं हुआ। इस लाइन की 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाला अक्षांश उत्तर दिशा में, इसलिए उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणी दिशा में, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी दिशा में, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश बोल देंगे। अब ये तो आपको अक्षांश की दृष्टि से है, और मैंने क्या कहा, देशांतर लाइन इस प्रकार डाली हुई है दोस्तों, देशांतर लाइन ऐसे डाली हुई है, यानी जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं, तिरछी लाइनें होती है, उसको हम देशांतर बोलते हैं। तो ये आपकी 0 डिग्री देशांतर लाइन थी, इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से गुजरी थी। तो इसके इस साइड की अगर मैं बात करूं, इस साइड जितनी भी लाइन है उसको हम क्या बोलते थे, पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते थे दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध बोलते थे कि नहीं बोलते थे भाई। और इस लाइन के इस साइड जो भी देश आ गए उसको भी हम क्या बोलते थे, पूर्वी गोलार्ध बोलते थे। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं इस लाइन के इस साइड आया उसको मैं हम क्या बोलते थे, पश्चिम गोलार्ध बोलते थे दोस्तों। ठीक है, पश्चिम गोलार्ध। और यहाँ पर भी कोई देश था, वो आपका कौन सा था, पश्चिम गोलार्ध में था। भाई इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब आप मेरी एक बात समझिए दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भारत, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि भारत अक्षांश की दृष्टि से पर तो कहां था, उत्तरी अक्षांश में था कि नहीं था भाई। और अगर मैं देशांतर की दृष्टि से बात करूं दोस्तों, तो देशांतर की दृष्टि से आपका कहां पर था, पूर्वी देशांतर में था, पूर्वी में। तो दोनों को सामूहिक मिलाओ तो देखो कौन सा आ रहा है, उत्तरी पूर्वी आ रहा है। और वैसे भी आप देख लो दोस्तों कि इस लाइन के देखो यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व है, तो बीच की दिशा क्या होता है, उत्तरी पूर्वी दिशा। भाई देखो यहाँ पर देखो क्या है, उत्तर होता है हमेशा। देखो अगर मैं बताऊं, यहाँ पर हमेशा उत्तर होता है, यहाँ पर पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, और उत्तर और पूर्व के बीच की कौन सी दिशा हो गई आपकी, तो उत्तरी पूर्वी दिशा होती है। और हमारे भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो हमारा भारत यहाँ पर ही है भाई, हमारा भारत यहाँ है। तो देखो कौन सी दिशा में आ रहा है, उत्तरी पूर्वी दिशा में आ रहा है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है कि गोलार्ध की दृष्टि से, यानी जब गोले को हम आधा करके देखते हैं, ग्लोब में अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में आ रहा है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी समझो कि अक्षांश की दृष्टि से तो किस में आ रहा है, उत्तरी अक्षांश में आ रहा है। और जो देशांतर है इसकी दृष्टि से कौन से आ रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है भाई। देखो अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी अक्षांश में, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी देशांतर में। तो उत्तर और पूर्वी दोनों को सामूहिक रूप से मैं मिलाऊं तो क्या नाम हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इसलिए भारत कहाँ रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर कोई देश यहाँ पर है, अगर जैसे अमेरिका यहाँ पर है मान लो, आप पूछा जाए कि बताओ अमेरिका है कि स्थिति है ग्लोब में कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों। देखना यह आपका उत्तर में आ गया अक्षांश से, और देशांतर से क्या गया, पश्चिम में। तो आप क्या बोलेंगे, उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में बोलोगे। कोई देश यहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, ये देखो अक्षांश की दृष्टि से कहां पर है, दक्षिण में है। और देशांतर की दृष्टि से कहां पर है, पश्चिम में है। तो क्या बोलोगे, दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध में। ऐसे तो बोलोगे दोस्तों। अगर मैं इस साइड में कोई देश है तो देखना ये अक्षांश की दृष्टि से तो कहां पर है, दक्षिणी दिशा में है। और अगर मैं बात करूं इनकी जो देशांतर लाइन की दृष्टि से कहां पर है दोस्तों, ये आपका, तो देशांतर की दृष्टि से आपका कहां पर हो गया, देशांतर से पूर्वी। तो क्या बोलोगे आप, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये डाटा मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूं दोस्तों कि भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो हमें यह पूछ रहा है कि बताओ भारत कहां पर स्थित है। तो आप बता दोगे ना दोस्तों भारत कहां पर स्थित है। तो भारत की मैं स्थिति की बात करूं तो ग्लोब,
अगर मैं बात करूं ग्लोब में या गोलार्ध के हिसाब से तो भारत आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आराम से समझाने की कोशिश की है। अब बात करें महाद्वीप की दृष्टि से, भारत कहाँ पर है, यानी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है ना दोस्तों। और हमने ये ज्योग्राफी में जब स्टार्ट की थी उससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें बताया महाद्वीप क्या होता है, महासागर क्या होता है। यानी महाद्वीप का मतलब ऐसा स्थान जहां पर भूमि का टुकड़ा हो, चारों ओर पानी हो, और वो टुकड़ा बड़ा हो तो छोटा हो तो क्या होता है, द्वीप होता है, बड़ा हो जाता क्या होता है, महाद्वीप होता है। तो सीधी सी बात है, लोग निवास करेंगे तो भूमि पर ही निवास करेंगे। तो इसीलिए यानी भारत, दो जितने भी दुनिया में देश है सभी के सभी कहाँ बसे हुए हैं, द्वीप और महाद्वीप पर बसे हुए हैं। तो भारत है वो इस प्रकार से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दुनिया में 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा भारत देश है वो ये हमें पूछता है कि कहाँ भारत देश किस महाद्वीप में है, तो किस में है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। तो अगर भारत की बात करूं तो भारत आपका कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। फिर यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि एशिया महाद्वीप में भी भारत कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है, एक बार दोस्तों मेरे से ओवरऑल ये ठीक नहीं बना रहा है, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए स्पीड से बता देता हूँ, क्योंकि बनाऊंगा तो टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो हमें बोलेगा जैसे ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में भी भारत कहाँ पर स्थित है, हमें ये पूछेगा। तो देखना दोस्तों, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिणी दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा मैंने आपको बता दी। तो भारत हमारा यहाँ पर स्थित है, तो कौन सी दिशा में, दक्षिणी दिशा में। भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप में भी कौन सी दिशा में हो गया आपका, दक्षिणी दिशा में। तो भारत एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में दोस्तों, तो दक्षिणी दिशा में स्थित है, ठीक है ना। अब हमें पूछा जा रहा है स्थिति की कि अक्षांश गोलार्ध की दृष्टि से या ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, माध्यम में भारत का हमने पढ़ लिया। अब अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से हमें पूछा जाएगा भारत कहाँ पर है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तैयार किया था, आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि भारत कहाँ पर स्थित है। अगर मैं बात करूं देखना कि अक्षांश की दृष्टि से, तो अभी बताओ आप कौन से अक्षांश में, भाई उत्तरी अक्षांश में ही तो बात है ना दोस्तों, कहां पर है, उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में भी कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक है, जो खड़ी हुई लाइन नहीं, पड़ी हुई लाइन है उसको अक्षांश लाइनें कहा जाता है। तो आपने पढ़ा था ना दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है। अगर देशांतर की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों कहां पर आया था, पूर्वी देशांतर में आया था। तो भारत आपका कहां पर है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। और कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है ना दोस्तों। 68 से 97 25 तक पूर्वी देशांतर है। तो ये साइड तक आपको स्थिति की दृष्टि से हमने पढ़ लिया है दोस्तों कि भारत कहां से कहां तक स्थित है और कौन कौन सी जगह पर स्थित है, ग्लोब में कहां है, महाद्वीप में कहां है, अक्षांश की दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से कहां पर, ये सब बातें हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है दोस्तों। स्थिति तैयार कर लिए, अब हम क्या तैयार करेंगे दोस्तों, विस्तार तैयार कर लेंगे। इनका विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार का मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तर दिशा में, तो जो हमारे यहाँ नीचे का हिस्सा है, नीचे कहां से कहां तक है दोस्तों, यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के जो ऊपर हमारा लास्ट में एंड है वो आपका कहां तक है दोस्तों, तो वो है आपका लद्दाख तक। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, थोड़ी देर बाद आगे हम क्लियर कर लेंगे, जिसकी लेह राजधानी है। तो कन्याकुमारी से लेकर के कहां तक है, लद्दाख तक है। ये तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि आ गई। अगर मैं इसमें भारत के द्वीपों को भी सम्मिलित कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भारत में लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपके दादर और नगर हवेली है, दमन और दीव है, यहाँ द्वीप है। जो द्वीप का मतलब होता है भूमि का छोटा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी है, वो द्वीप होता है। वो बड़ा हो जाए तो महाद्वीप होता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में क्लियर करवा दिया, आपने नहीं देखा था पहले जाकर वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखना दोस्तों, यहाँ से भारत स्टार्ट होता है। ये मुख्य भूमि का तो मतलब ये हो गया कि भारत की मेन सीमा के अंदर अंदर आने वाला। तो जो मैं अगर यहाँ जो मैंने ये भारत का मैप बना रखा है, इस मैप के अगर अंदर की बात लूंगा तो मैं आपको बोलूंगा भारत की मुख्य भूमि में। और अगर द्वीपों को सम्मिलित करने की बात आएगी तो यहाँ पर हमारे जो कौन सा द्वीप है, ये अंडमान द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है दोस्तों, निकोबार द्वीप। तो हम देख रहे हैं भारत कहां से कहां तक विस्तार है। तो ये आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से अगर बात करूं तो ये हिस्सा तो इससे तो नीचे ये वाला हिस्सा है। तो अगर हम द्वीपों को, ये अंडमान निकोबार द्वीप से हमारे भारत के ही है, हमारा भारत का हिस्सा है। तो अगर इसको सम्मिलित करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सन पॉइंट भी, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों, मैं ऐसे बता रहा था कि भारत की यह स्थिति है। इससे ये जो आपका जो द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप है, वो द्वीप क्या है, देखो इससे नीचा है, तो यानी भारत है हमारी मुख्य भूमि से भी थोड़ा नीचा है, तो ये द्वीप है वो मुख्य भूमि से थोड़ी नीचे है। तो अगर आपको पूछे कि मुख्य भूमि में भारत कहां से कहां तक है, तो हमें बताना है कन्याकुमारी से लेकर के दोस्तों, यहाँ आपका केरल है दोस्तों, यहाँ क्या आपका तमिलनाडु है, तो आपका तमिलनाडु में जगह है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक भारत की मुख्य भूमि में भारत यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। तो भारत की मैं अगर बात करूं उत्तर से दक्षिण की और लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। यानी आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है? कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक है। अगर हम द्वीपों को सम्मिलित करें तो दोस्तों कहां तक है? इंदिरा पॉइंट है, ये आपका निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इसका जो नीचे का हिस्सा है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। इसी को पिगमिलियन पॉइंट बोला जाता है। पहले ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी इसमें डूब गया था, अभी ये वापस ऊपर आ गया है। तो इंदिरा पॉइंट से लेकर के कहां तक है दोस्तों? लद्दाख में जगह इंदिरा कोल तक है। कहां तक है? इंदिरा कोल तक। अब हम भूल जाते हैं दोस्तों कि ऊपर कोल था या नीचे कोल था, ऊपर पॉइंट था नीचे पॉइंट था। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कोल यानी फोन करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं नेटवर्क के लिए, तो आप समझ सकते हो ये ऊपर है। तो देखो मुख्य भूमि तो कहां से है? कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कोल लद्दाख तक है। और हम द्वीपों को सम्मिलित करें तो इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है। इससे लेकर कहां तक है? इंदिरा कोल तक है। ठीक है ना दोस्तों, लद्दाख में। तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई होगी? 3214। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इस प्रकार से पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर या पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बात करूं, तो गुजरात है ना दोस्तों, यहाँ गुजरात है आपका, ये अंतिम में अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात में एक जगह है गौर माता, गुजरात में एक जगह है गौर माता। तो गौर माता गुजरात से लेकर है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार की बात करूं मैं, तो यहाँ आपका एक स्थान है गौर माता। तो गौर माता गुजरात से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है। तो अरुणाचल प्रदेश से अंत में एक स्थान है किबुत्सु, किबिथु। तो कहां तक है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है ना दोस्तों, कहां तक है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश तक। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर मैं भारत के विस्तार की बात करूं तो गौर माता, ये देख लो आप गुजरात है, गौर माता स्थान है गुजरात में, वहां से लेकर के यह आपका अंत में अरुणाचल प्रदेश है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये एक्यूरेट आपको जो ये स्थान है गौर माता, किबिथु, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट सबका याद रखना होता है, एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछा जाता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी हो गई? 2933। ये आपको याद रखना है दोस्तों। होता क्या है कि हम ये तो याद कर लेते हैं 2933, 3214, फिर हम भूल जाते हैं कि कौन सी पश्चिम से पूर्व की ओर वो वाली थी या उत्तर से दक्षिण वाली वो वाली, तो हम भूल जाते हैं। तो आप भारत के मैप को एक बार ढंग से देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लंबाई ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो लंबा ज्यादा है 3214, ये आपकी कितनी है? 2933। अब आपको याद रहा कि अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो अभी हमने पढ़ा कहां से शुरू था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना तक था दोस्तों? 8 4 से 37, 8 4 से 37 6, यानी 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कौन से तक है? इंदिरा कोल लद्दाख तक भारत क्या है? उत्तर से अक्षांश की ओर भारत का विस्तार है। अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करूं तो यहाँ कौन सी लाइन से शुरू था आपका? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से गौर माता गुजरात से लेकर के कहां तक है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबुत्सु अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का क्या है? विस्तार है। अगर मैं यहाँ से अक्षांश की बात करूं जो द्वीपों को सम्मिलित करके दोस्तों
तो कितना आ जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट। देखो मुख्य भूमि की बात करें तो 8/4 से शुरू हो जाता है, 37/6 तक है। लेकिन दोस्तों ये हमारा जो द्वीप है निकोबार वो मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे है। तो देखो यहाँ पर 8वीं लाइन है, तो 8वीं लाइन से नीचे तो आएगी भी 7वीं लाइन, 6ठी लाइन। तो ये आपका यहाँ पर कौन सी लाइन से, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में इंदिरा पॉइंट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल तक है। और मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37/6 इंदिरा कोल तक है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आपके भारत के विस्तार की बात आ गई होगी कि पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई कितनी है, कहां से कहां तक भारत फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की लंबाई कितनी है, कहां से कहां पर है, मुख्य भूमि को सम्मिलित करने के बाद क्या रहता है, और मुख्य भूमि को सम्मिलित करने, मुख्य भूमि तक सीमित रहे या द्वीपों को सम्मिलित करे तो इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक। तो ये बातें हमने भारत के विस्तार की बात कर ली कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक था। अब हम दोस्तों अगला टॉपिक तैयार करेंगे जिसका नाम है सीमाएं, यानी भारत के साथ कौन कौन से देशों की सीमा बनती है और उन सीमा पर भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन। अब हम क्या तैयार करेंगे कि भारत की सीमाएं, यानी भारत है वो किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक बात बताना भूल गया था, जियोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो मैप, हाँ दोस्तों आप घर अपने मैप ले आइए, मैप के द्वारा ही जियोग्राफी को बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। हम तो ऑफलाइन में हमेशा के लिए एक ही सजेशन देते हैं, मैप के बिना मैं क्लास में बच्चों को बैठने भी नहीं देता मैं, यानी मैं पूरे की पूरी जियोग्राफी मैप पर ही पढ़ाता हूँ। तो आपको भी क्या करना है दोस्तों, जब भी आप घर पे पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, तो जब भी आप पढ़ो तो आपके पास मैप होना जरूरी है। तो पहले आप मैप भरिए। अब हम जो भी सीमा के साथ जो भी राज्य बना रहे हैं उनके भी हम मैप पर ही पढ़ेंगे दोस्तों, कि देख लो ये मैं आप मैप पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अब मैप लीजिए, मैप यूज कीजिए, मैप पर ही पढ़िए दोस्तों, तभी हमें अच्छे प्रकार से जियोग्राफी तभी समझ में आती है जब हम मैप पर पढ़ते हैं। तो आप करना क्या है, आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में अपने पास में मैप खोल कर देखिए, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये राज्य, यहाँ इनके साथ ये सीमा बना रहा है। तो पूरा का पूरा टॉपिक स्थिति विस्तार, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, जितने भी टॉपिक है, मिट्टी होगी, सभी की सभी हम मैप पर ही बनाने वाले हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है कि आप मैप से ही जियोग्राफी तैयार कीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कि भारत के साथ कौन कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, यहाँ पर हमारे पास में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान देश। तो यहाँ पर सीमा बनाने वाला एक देश हो गया जिसका क्या नाम होगा, पाकिस्तान। और अगर मैं यहाँ लद्दाख के साथ थोड़ी सी 106 किलोमीटर सीमा बना रहा है जिसका नाम आपका है अफगानिस्तान। एक देश है जिसका क्या नाम है दोस्तों, अफगानिस्तान, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ आपकी जो लद्दाख है इससे लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक एक सामूहिक रूप से इतनी बड़ी सीमा बनाने वाला एक देश है जिसका नाम है, आपको पता ही है, चीन। तो कितने देश हो गए देख लो दोस्तों, 3 हो गए ना। और अगर मैं यहाँ बात करूं भारत में, यहाँ तो यहाँ भारत के साथ एक देश सीमा बना रहा है जिसका नाम है नेपाल। तो कौन सा देश हो गया आपका, नेपाल देश हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से छोटा सा, आप अपने मैप पर देखिए दोस्तों, छोटा सा एक देश है जिसका नाम है भूटान। तो एक यहाँ भूटान के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे अपने मैप में, आप देखिए इस प्रकार से सीमा बनाने वाला एक देश है, उसका नाम है म्यांमार देश। क्या नाम है, म्यांमार देश। और भारत के यहाँ बीच में जो ये जगह है मैंने यहाँ बनाई है, ये यहाँ पर आपका कौन सा देश हो गया दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो देखिए अगर दोस्तों मैं सीमाओं की बात करूं तो सीमा को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। भारत के साथ सीमाएं बनाने की अगर मैं बात करूं तो हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो स्थलीय सीमा बनाने वाला, और एक हम क्या पढ़ेंगे, जलीय सीमा पर स्थित देश, ठीक है ना। तो अब हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्थलीय सीमा पर स्थित देश पढ़ रहे हैं। इनके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जलीय सीमा पर स्थित देशों के पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करूं तो दोस्तों हमारा जो यहाँ गुजरात है, कौन सा, गुजरात है। यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के, देखना दोस्तों मैंने ये बनाए हैं, ये गुजरात से लेकर के यहाँ तक देखिए, ये गुजरात से लेकर इस यहाँ ऐसे तक, कहाँ तक है, बांग्लादेश तक। तो इतने जितने भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं वो सभी कौन सी सीमा बना रहे हैं, स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि स्थलीय सीमा पर भारत के, देखना भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हो गए हैं। तो देखना काउंट करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान 1 हो गया आपका, यहाँ अफगानिस्तान की सीमा बना रहा है 2 हो गया, ये आपके 3 के साथ सीमा बना रहा है 3, नेपाल के साथ 4, भूटान के साथ 5 हो गया, म्यांमार के साथ कितना हो गया 6 हो गया, बांग्लादेश के साथ कितना हो गया 7 देश हो गए।
तो अगर आपको परीक्षा में या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थलीय सीमा के भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं, तो 7 देश हो गए। यानी भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कितने देश है दोस्तों, 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आप अपने मैप पर बनाइए दोस्तों, इसको अभ्यास कीजिए बनाने का। तो अगर मैं बात करूं तो भारत यहां से लेकर के यहां तक जो स्थलीय सीमा है भारत की, उनकी कुल लंबाई कितनी है, तो इनकी कुल लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। इतनी आपके समझ में आ गया। स्थलीय सीमा पर भारत के कितने मतलब स्थलीय सीमा बनाने वाले, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। सातों का नाम हमने देख लिया। अब अगर मैं बात करूं तो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 देश है, इनके साथ भारत के भी कोई न कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा बना रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो ये हमारा गुजरात राज्य हो गया, ठीक है, और ये हमारा राजस्थान हो गया आपका, या पंजाब हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। तो मैं आपको अब ये कहना चाह रहा हूं कि स्थलीय सीमा पर जो ये भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो इन जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश है, इनके साथ जो ये बॉर्डर बना रहे हैं भारत के, वो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने, स्थलीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, भारत के 17 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो दोस्तों 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के साथ क्या बना रहे हैं, स्थलीय सीमा बना रहे हैं। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा अगर मैं बनाने की बात करूं तो कितना है, 17 तो राज्य हैं प्लस एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पर है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से देश के साथ कौन सा राज्य सीमा बना रहा है और कौन से देश के साथ कितने भारत के राज्यों की सीमा बन रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो स्थलीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 17 राज्य और एक केंद्र शासित। डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 17 राज्य हैं और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये टोटल हमारी 15,200 किलोमीटर लंबाई है स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय भारत की। इसमें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान यहां से लेकर के यहां तक पाकिस्तान यहां से लेकर यहां तक कितनी लंबाई, कितनी दूरी बना रहा है, कितनी लंबाई है, तो ये आपकी है 3323 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 3323। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय लाइन है, इस की लंबाई कितनी है दोस्तों, 3323 किलोमीटर है। और इस लाइन का नाम क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। इस लाइन का क्या नाम कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सर रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जो ये रेड क्लिफ लाइन है, इसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। किन दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब बात यह रही कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य हैं दोस्तों, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, 3 आ गया। एक आपका ये देखना दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और ऊपर क्या हो गया, लद्दाख है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, 4 मतलब 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। 1 2 3 तो राज्य हो गए, 2 क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 5 राज्य क्या बना रहे हैं दोस्तों, सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपको जम्मू और कश्मीर, और देखो दोस्तों जम्मू का यहाँ इस प्रकार से, इतना तो आपका क्या है दोस्तों, लद्दाख है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। और ये देखना दोस्तों, इस लाइन से ऊपर ऊपर आपका लद्दाख है और ये आपका क्या है, कश्मीर है या जम्मू कश्मीर है। ये आपको पता है ना दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। फिर यहाँ का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसको क्या बना दिया था, यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसे दोस्तों मैं इनकी कौन सा
राज्य किस देश के साथ सीमा बना रहे हैं ये हम मैप पर पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका इशारा कर रहा हूँ सिर्फ इतना कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, 5 राज्य, वो मैं आप पर मैप पे बताऊंगा कि देखो देखो ये राज्य यहाँ सीमा बना रहे हैं। इसके बाद में आ रहा है दोस्तों अफगानिस्तान। तो ये देख लो दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक लद्दाख की एक की सीमा लगती है और 106 किलोमीटर है। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा, सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला, भारत के साथ बनाने वाला कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है आपका। इसके साथ भारत की 106 किलोमीटर लंबी ही सीमा लगती है, वो भी लद्दाख के एक राज्य से, ठीक है ना दोस्तों। अब बात रही चीन की, तो इसमें एक ही आपके राज्य से सीमा लगती है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। बात रही दोस्तों चीन की, तो चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन की जो यहां से लेकर आपकी अरुणाचल प्रदेश तक लंबाई है वो आपकी है 3488 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3488। आपको हाँ याद रखना है दोस्तों कि भारत कौन से देश के साथ कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, तो चीन के साथ कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है। और चीन के साथ सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों? 5 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। अभी हम मैप में उसको विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे आप लद्दाख हो जाएगा या अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, सिक्किम, सॉरी दोस्तों, ये आपका लद्दाख हो गया, फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर उत्तराखंड हो जाए, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ये 5 राज्य हो जाएगा। मैं आपको अभी मैप में बताऊंगा। तो 5 चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा बनती है? 5 की लंबाई कितनी है? 3488। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली लाइन है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न आ सकता है मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो किन किन में हो जाएगी आपका? भारत और चीन के बीच में इस मैक-मोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488। और इस चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा बना रहा है? 5 राज्यों की। फिर देखना दोस्तों आपका यहाँ नेपाल आ गया और यहाँ पर आपका भूटान आ गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका नेपाल आ गया यहाँ पर। तो नेपाल के साथ अगर भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक है अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। नेपाल के साथ भारत आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो इन अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपकी कितनी है? 1751 किलोमीटर है। तो नेपाल और भारत के बीच में जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1751 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। नेपाल और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है। यहाँ जो आपका भूटान है, तो भूटान के साथ और भारत के बीच में कितनी आ जाएगी आपकी? 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 699 किलोमीटर है। अब आपका म्यांमार रह गया यहाँ, तो म्यांमार और भारत के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 643 किलोमीटर। कितनी लंबाई है दोस्तों? 643 किलोमीटर। यानी जो आपका ये म्यांमार देश है, म्यांमार देश के साथ, भारत के साथ म्यांमार देश कितनी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है? तो 1643 किलोमीटर बना रहा है, ठीक है ना दोस्तों। म्यांमार और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय लाइन की कितनी लंबाई की? 1643। अब बच गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की दूरी बना रहा है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसका मतलब अगर मैं कहूं तो कितनी लंबाई है? 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे क्या होगी? बड़ी, सबसे बड़ी। तो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी दूरी में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। कितनी है दोस्तों? 4096। और सबसे कम कौन सा है? अफगानिस्तान। कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाने वाला बांग्लादेश 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान 2 है, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा बनती है? 5 राज्यों की बनती है, ठीक है दोस्तों। यह मैंने आपको बता दिया था। नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की सीमा बनती है। भूटान के साथ दोस्तों 4 राज्यों की सीमा बनती है और म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की। तो अगर मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सभी जो स्थलीय सीमा पर देश है भारत के साथ, 7 देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 देशों को, ये आपका भूटान और म्यांमार, भूटान और म्यांमार, इन 2 देशों की सीमा को छोड़कर बाकी सभी देश हैं 5-5 राज्य या केंद्र शासित सीमा बना रहे हैं, लेकिन भूटान और म्यांमार के साथ 4 ही राज्य सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। और जितने भी देश हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका अफगानिस्तान के साथ तो एक ही है दोस्तों, लेकिन जैसे मान लो आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश, इन सब के साथ कितनी कितनी लगेगी? 5-5 देशों की सीमा लगेगी। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया। अब कौन से राज्य की सीमा कौन से मतलब देश के साथ लगती है, हम मैप में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो एक अभी पीछे जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, आरएमएसएसबी बोर्ड ने करवाया, तो यहाँ एक पर्सन पूछ लिया था, जैसे कि ये शायद यहाँ से पूछा था, चीन से पूछा था, नहीं कि भूटान से, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे पूछ लिया था, शायद तक नेपाल से था या किसी से पर्सन था कि निम्न में से, हाँ सॉरी दोस्तों अभी मेरे याद आ गया, ऐसा पर्सन था कि निम्न में से भारत कौन से देश के साथ 6 राज्यों की सीमा बनाता है, इस प्रकार से कुछ पर्सन था। तो 6 राज्यों की तो कोई भी देश की भारत के साथ सीमा लगती नहीं है, अधिकतम 5 लगती है, वो भी अब मैंने बात कर लिया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, ये सब हो गया, लेकिन भूटान और म्यांमार के साथ कितनी है दोस्तों, 4 की सीमा। तो अब हम मैप पर समझेंगे कि कौन से राज्य के साथ, कौन से देश के साथ कौन कौन सा राज्य किस प्रकार सीमा बना रहा है। ठीक है दोस्तों देखो, जैसे हमने स्थलीय सीमा क्लियर कर ली है, स्थलीय सीमा का मतलब स्थल के साथ सीमा बनाने वाले। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जलीय सीमा, यानी ऐसे देश या ऐसे देश जो हमारे भारत के जो जलीय बॉर्डर बनाते हैं, यानी हमारा जल है, जल के साथ भारत की जलीय बॉर्डर के साथ सीमा बनाने वाले देश है, उनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, भारत में यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर इसका मतलब यहाँ पर पानी है यानी जल है, और नीचे में बात करूं, इस साइड बात करूं तो क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी यानी क्या है, यहाँ भी पानी है, खाड़ी यानी यहाँ भी क्या है, पानी है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि गुजरात में यहाँ से लेकर के देख लो आप, यहाँ से लेकर इस प्रकार गुजरात से लेकर के ये देखो, यहाँ अरब सागर यानी पानी है, तो यहाँ से अरब सागर, गुजरात से अरब सागर लगना शुरू हो जाता है, और नीचे तक यहाँ तक अरब सागर है तो पानी है, नीचे भी पानी है। आपको पता है श्रीलंका के बीच में हमारे जो पनार का द्वीप हो गया, जो ये नीचे आपका यहाँ पर भी पानी है, पाक की खाड़ी आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, हम अगले टॉपिक में तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस साइड यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आ गई तो पानी है, पानी है, पानी है। तो यहाँ म्यांमार तक, यहाँ तक आपकी बंगाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ तक जो आपका म्यांमार बॉर्डर बना रहा है हमारा, यहाँ आपका म्यांमार ये बॉर्डर, तो यहाँ तक क्या है देखो, पानी है कि नहीं है भाई दोस्तों, बिल्कुल पानी है। यहाँ आपका कौन सा देश था, बांग्लादेश देश था, कौन सा था, बांग्लादेश था। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के, गुजरात से लेकर के इस प्रकार से यहाँ म्यांमार तक, यहाँ पर भारत है वो क्या बना रहा है, कौन सी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। तो अगर मैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई की बात करूं दोस्तों, तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है, कितनी है, 6100। हाँ दोस्तों, अगर मैं इस प्रकार से मुख्य भूमि को सम्मिलित करूं तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत का जो ये आपका लक्षद्वीप हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, यहाँ भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये है जो भारत के हिस्से है ना। तो अगर इनकी लंबाई को भी हम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, अगर इनकी लंबाई को भी हम सम्मिलित कर ले तो भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं एक आपको ये बता रहा था कि जैसे अगर मुख्य भूमि नाम दे तब तो हमें कितना बताना है, 6100 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इस प्रकार से कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हमें साथ में दे दे कि द्वीपों को सम्मिलित करें तो द्वीप, ये देखो जलीय ही तो है भाई, अरब सागर बंगाल की खाड़ी के बीच में बसे हुए द्वीप तो जलीय ही तो है, तो ये है तो भारत का हिस्सा, तो इनको सम्मिलित करें तो भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7500, समझ गए होंगे। मुख्य 6100 है, द्वीपों की अगर साथ में सम्मिलित कर दे तो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको ये बात समझ में आ गई ना दोस्तों कि देखो, जो आपकी स्थलीय सीमा थी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो कितनी थी, 15,200, यहाँ कितनी है, 7516.6 जलीय। इसका मतलब है जो आपकी जलीय सीमा है इससे दुगुनी भारत की स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा की क्या है, दुगुनी। तो दोस्तों अब जैसे ही हमने यहाँ पढ़ा कि 18 टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भारत के साथ कितने बना रहे थे, 18, भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा पर थे, और कितने देशों के साथ, 7 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा बना रहे थे। वैसे ही हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जलीय सीमा पर भारत के साथ कितने राज्य, कितने देश सीमा बना रहे हैं। तो जैसे स्थलीय के साथ कितने देश थे, 7 देश थे, वैसे ही सेम दोस्तों जलीय सीमा के साथ भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, 7 देशों की लगती है। ठीक है ना दोस्तों, आज हम समझते हैं कौन सा देश की कहां लगती है। आपका यहाँ पाकिस्तान है दोस्तों, आपको पता है अभी हमने पढ़ा था। तो पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हो ना, स्थलीय भी लग रही है और पाकिस्तान की कौन सी लग रही है, जलीय भी लग रही है। इसका मतलब है अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की बात करूं तो इसमें स्थलीय सीमा भी है दोस्तों, और एक प्लस कौन सी होगी, जलीय सीमा, दोनों लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान देश ऐसा है जिसके साथ हमारे भारत की स्थलीय सीमा भी लगती है, जलीय सीमा भी। एक पाकिस्तान हो गया दोस्तों। यहाँ लक्षद्वीप के नीचे दोस्तों यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है दोस्तों, मालदीव। तो मालदीव के साथ भारत कौन सी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। और यहाँ भारत में यहाँ पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी के नीचे दोस्तों एक आपका देश है, वो कौन सा है, श्रीलंका।
इस प्रकार से आपने मैप में देखा है ना, तो यहाँ कौन सा देश है, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ भी भारत कौन सी सीमा बना रहा है दोस्तों, तो श्रीलंका के साथ भारत कौन सी सीमा बना रहा है दोस्तों बताना। तो श्रीलंका के साथ जलीय सीमा पाकिस्तान हो गया, आपका मालदीव 2, श्रीलंका 3 हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ देखना दोस्तों, ऊपर से तो क्या बना रहा है, स्थलीय बना रहा है, और यहाँ नीचे से क्या बना रहा है, जलीय बना रहा है। तो स्थलीय प्लस जलीय दोनों सीमा बना रहा है। कौन सा देश है, बांग्लादेश। जैसे पाकिस्तान स्थलीय और जलीय दोनों बना रहा था, वैसे आपका बांग्लादेश भी भारत के साथ देखिए दोस्तों, स्थलीय ऊपर से स्थलीय, नीचे से जलीय, स्थलीय और जलीय दोनों बना। ऐसे म्यांमार देखिए दोस्तों, इस साइड से तो भारत के साथ कौन सी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है, और इस साइड से ऊपर से कौन सी बना रहा है, स्थलीय सीमा बना रहा है। तो म्यांमार भी भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना। 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। देखना, पाकिस्तान हो गया दोस्तों, एक आपका यहाँ बांग्लादेश हो गया, एक आपका क्या हो गया, म्यांमार हो गया। 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा पर भी है और जलीय सीमा पर भी है। एक दोस्तों यहाँ निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे यहाँ एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है दोस्तों, इंडोनेशिया देश है। तो इंडोनेशिया देश भारत के साथ कौन सी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा, नीचे जलीय है। तो यहाँ पर दोस्तों म्यांमार की साइड एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड देश है। तो थाईलैंड देश भारत के साथ कौन सी सीमा बना रहा है, जलीय सीमा। तो भारत के साथ जलीय सीमा पर कितने देश हो गए, 7 हो गए। पाकिस्तान 1, मालदीव 2, या मालदीव है लक्षद्वीप के नीचे 2, श्रीलंका हो गया 3, इंडोनेशिया है निकोबार के नीचे, तो कितना हो गया 4, या थाईलैंड है 5, या म्यांमार हो गया 6, बांग्लादेश हो गया 7। तो भारत के साथ 7516 तो द्वीपों को सम्मिलित करे तब है। मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है। तो 6100 किलोमीटर जलीय सीमा पर भारत के साथ कितने देश सीमा बना रहे, 7 देश बना रहे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भारत के साथ जो स्थलीय सीमा जलीय सीमा पर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर मैं बात करूं राज्य है। तो देखना दोस्तों, यहाँ आपका क्या है, गुजरात राज्य हो गया 1, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया 2, फिर आपका कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, कितने आ गए 3, कर्नाटक के बाद यहाँ आपका क्या है, केरल आ गया 4, यहाँ तमिलनाडु आ गया दोस्तों 5, फिर आपका यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, कितना हो गया 6, आंध्र प्रदेश के बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आ गया, ओडिशा आ गया, कितना आ गया 7, ओडिशा आ गया। ओडिशा के बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्या आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया। क्या आ गया, पश्चिम बंगाल। तो कितना आ गया 7 1, पश्चिम बंगाल क्या हो गया आपका 8 हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस साइड से अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, मिजोरम आता है। क्या आता है, मिजोरम आता है। तो मिजोरम तक, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया। अगर यहाँ करूं दमन है, दीव है, अगर मैं यहाँ बात करूं दोस्तों तो पांडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है अभी है जलीय सीमा के साथ कौन से देश के साथ कौन सी सीमा बन रहा है, ये भी मैं आपको मैप में ही कराऊंगा। सीमा होगी एक आपकी क्या होगी, स्थलीय सीमा होगी, एक जलीय सीमा होगी। तो थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा था कि स्थलीय सीमा पर भारत के 7 देश हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, जलीय के साथ भी 7 सीमा अंतर्राष्ट्रीय देश बना रहे हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे जो स्थलीय सीमा पर भारत के 7 अंतर्राष्ट्रीय देश है, इनके साथ प्रत्येक देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। यही हम क्या पढ़ेंगे, इन जो जलीय सीमा इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही राय दे रहा हूँ कि आपको क्या करना, आपको भी मैप पर पढ़ना है ताकि हमें मैप पर पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक याद रहती है। तो स्थलीय सीमा पर भारत की अगर मैं 7 देशों की बात करूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ गया, यहाँ आपका अफगानिस्तान लग रहा है 2, चीन 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश आ गया फ्रेंड्स। और अगर इस साइड की मैं बात करूँ तो आप इस साइड देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ गया, म्यांमार आ गया। तो कितने देश आ गए, 7 देश आ गए। अब प्रत्येक देश को हमें विस्तार से समझेंगे कि कौन से देश के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम विस्तार से देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। तो यह आपका पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान के साथ भारत की यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो रही है, आप देख लो फ्रेंड्स, और यहाँ तक पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इन सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका क्या नाम है फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा है। जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन हुआ था, उस समय से रेड क्लिफ द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो भारत और परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि रेड क्लिफ रेखा निम्न किन 2 देशों के बीच विभाजन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है। तो इस रेड क्लिफ रेखा की भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों, 3323 किलोमीटर है। को भारत के कितने राज्य हैं, तो भारत के इसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी 5
500 की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। पाकिस्तान में जो रेड क्लिप रेखा है इसके और भारत तो भारत के रेड क्लिप रेखा पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 5 है। तो आप देख लेना फ्रेंड्स, यह देख लो आप, यहाँ गुजरात लग रहा है इतनी सीमा गुजरात की, इतनी राजस्थान की 2, इतने पंजाब की लग रही है 3। देखो फ्रेंड्स, ये 3 तो क्या आ गया, राज्य आ गया, गुजरात राजस्थान पंजाब 3 राज्य आ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, 370 धारा थी यहाँ पर, लेकिन 370 की धारा हटाने के बाद ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद में 2 राज्य बना दिया गया। लद्दाख ये आपका ऊपर से राज्य हो गया, ये कश्मीर एक अलग से राज्य है। सॉरी फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हो गया, यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर अलग है। तो कितने हो गया देख ले फ्रेंड्स, गुजरात राजस्थान पंजाब 3 तो राज्य हो गया, और 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 के केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 500 के साथ सीमा बना रहे, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान और भारत के बीच। इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिप रेखा है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बना रहा है? फिर पर्सन यहाँ से आता है, तो आप देख लो फ्रेंड, इतनी तो गुजरात की है, देख लो आप मैप में समझ सकते हो, इतनी पंजाब की लग रही है, इतनी कश्मीर से, इतनी लद्दाख से। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किससे लग रही है? राजस्थान से। तो पूछा जाए कि रेड क्लिप रेखा या पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने राज्य कौन सा है? राजस्थान है, वो भी कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर अगले देश की बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भारत की है, वो कितनी सीमा बना रहा है? 106 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान, वो भी एक भारत का एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख है, वो एक सीमा बना रहा है। तो भारत के साथ जो 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश है, उनमें सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो अफगानिस्तान की कितनी लगती है? 106 किलोमीटर, वो भी लद्दाख। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान बना रहा है, भारत का कौन सा राज्य? राज्य नहीं है फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? लद्दाख है। ये बात कर लिया। तो अगर अगले देश की मैं बात करूं तो चीन है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा चीन। तो चीन के साथ जो यहाँ लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? 3488 किलोमीटर है। और भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा है। क्या नाम है फ्रेंड्स? मैक-मोहन रेखा है। इसका क्या नाम है? मैक-मोहन रेखा है। तो इस मैक-मोहन रेखा पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो फ्रेंड्स 4 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 500 की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो चीन के साथ जो मैक-मोहन रेखा है, उस पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 5 है। कौन कौन से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, तो एक देख लो, यहाँ लद्दाख लग रहा है। तो लद्दाख तो आपका क्या हो गया? एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एक राज्य हो गया। फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उत्तराखंड भी एक राज्य हो गया, 2 हो गया। फिर आप यहाँ सिक्किम देख सकते हो, ये भी राज्य हो गया, 3। फिर आप देख लो, यहाँ से मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, ये राज्य हो गया। तो 4 तो राज्यों के साथ सीमा लग रही है, एक क्या लग रही है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 500 के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो मैक-मोहन रेखा 3488 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है भारत और चीन के बीच में। वहाँ पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 4 राज्य हो गया, एक केंद्र शासित। आप दोबारा स्पीड से देख सकते हो फ्रेंड, इतना अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहे, तो एक अरुणाचल प्रदेश हो गया। इतनी सिक्किम बना रहे, आप देख सकते हो, तो एक सिक्किम राज्य हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इतना उत्तराखंड है, और यहाँ आप इतना देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप क्या इतनी लद्दाख देख सकते हैं। तो 4 तो राज्य हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4, और लद्दाख की हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जो भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी रेखा, इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा, और भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अगर आगे की बात करूं तो आप देख सकते हैं, तो आगे आपका अगला देश है, वो अगर अगले देश की मैं लेने की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा है। तो इतनी सीमा जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल के साथ बना रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच में अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के कितने राज्य? 5 राज्य, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये 500 के 500 राज्य ही है। तो इस साइड से आप देख सकते हो, इतनी किसके साथ बन रही है? उत्तराखंड के साथ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी बन रही है? उत्तर प्रदेश साथ 2 आ गया। इतनी आप देख सकते हो किसके साथ बन रही है? बिहार के साथ। अब फ्रेंड्स आप ये देखो, ये जो नीला नीला कलर है, यहाँ से ये पश्चिम बंगाल शुरू होता है। तो इतना ही दूर तक यहाँ तक विस्तार किसका है? पश्चिम बंगाल का है। तो आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सीमा यहाँ से किसकी बन रही है? पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखना फ्रेंड्स, एक उत्तराखंड आ गया, दूसरा उत्तर प्रदेश आ गया, तीसरा आपका क्या आ गया? बिहार आ गया, चौथा पश्चिम बंगाल आ गया, 5वां आप देख लो इतनी सीमा किसके साथ बन रहा है? सिक्किम के साथ बना रहा है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से ये देख सकते हो किसके साथ बन रहा है? सिक्किम के साथ। तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो क्लियर हो गए ना? नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर जो लंबाई है भारत की और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 1751 किलोमीटर है। नेपाल के बॉर्डर पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य, वो भी कितने हैं? 5 है। ओवरऑल आप देख सकते हो, एक उत्तराखंड आ गया, इतनी उत्तराखंड। दूसरा आपका देख लो, यहाँ उत्तर प्रदेश से लग रही है। तीसरा आप देख सकते हो यहाँ से बिहार से लग रही है। चौथा आप देख सकते हैं इस साइड पश्चिम बंगाल से हो गया। और 5वां आप यहाँ से देख सकते हो किसकी लग रही है? सिक्किम से लग रही है। तो कितने आ गए इनके बॉर्डर पर? 5 आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब अगर मैं बात करूँ तो आप भूटान की देख लीजिए फ्रेंड्स। भूटान की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा, इतनी सीमा आप देख सकते हैं।
भारत के साथ भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो नीचे से ये ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपका किससे लग रही है, पश्चिम बंगाल से। तो इतनी सीमा पश्चिम बंगाल से आ रही है, और यहाँ से इतनी सीमा आप देख सकते हैं किससे लग रही है, सिक्किम से लग रही है। दो ये जो आपका कलर कर रखा है, पीला पीला कलर आप देख सकते हो, दिसपुर असम। तो इतनी सीमा किसके साथ लग रही है, असम के साथ। इतनी किसके साथ लग रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो भूटान के साथ भारत की बात करूं तो 699 किलोमीटर है। भारत भूटान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर है। और भारत की कितने राज्य, 4 राज्य। हाँ तो फ्रेंड्स हम क्या देख रहे थे, हम भूटान के साथ देख रहे थे। तो भूटान के साथ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इतनी सीमा भारत के साथ भूटान सीमा बना रहा है। और भूटान के इस साइड से ये देख लो आप क्या है, सिक्किम राज्य आ गया। तो एक सिक्किम हो गया, यहाँ से आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल हो गया। तो 2 नंबर आपका पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ से इतनी सीमा किसके साथ बना रहा है, असम के साथ बना रहा है। 3 हो गया। इतनी क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। तो 4 हो गया। भूटान और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर लंबाई। और कितने राज्य है भारत के भूटान के साथ सीमा बनाने वाले, भारत के 4 राज्य। म्यांमार और भूटान के साथ 4 है, और सभी के साथ 5 है। अफगानिस्तान में तो 1 है ही, आप ऐसे याद रख सकते हो। एक बार पटवारी में ये प्रश्न पिछले बार पूछ लिया था कि निम्न में से भारत के कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत है वो भारत के 6 राज्य सीमा बना रहे थे, कोई नहीं है फ्रेंड्स। औरों में से हमें सभी में 5-5 है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जो भूटान और आपका ये भूटान और म्यांमार है, इसकी कितने कितने हैं, 4-4 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 4 राज्य हैं भूटान के साथ, भारत के 4 राज्य हैं, और 699 किलोमीटर की दूरी बना रहा है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इतना क्या आ गया, सिक्किम आ गया। इतना क्या आ गया आपका, देख लो पश्चिम बंगाल आ गया। इतना आपका क्या आ गया, असम आ गया 3। इतना अरुणाचल प्रदेश आ गया 4। तो कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, 4 राज्यों के साथ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आप बांग्लादेश के साथ हम देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा बना रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत है वो 4096 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा, सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ ऊपर हमने पढ़ा था, कितनी थी, 106 किलोमीटर थी। और जो 7 सीमा प्रदेश है, इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बना रहा है। कितनी बना रहा है, 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत के कितने राज्य फ्रेंड्स, 5 राज्य। मैंने अभी बता दिया, म्यांमार और भूटान को छोड़कर सभी में 5 है। कौन कौन सीमा बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। देखना फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से नीचे से शुरू होता है, इस प्रकार इतना पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा आपको ये डाउट पैदा पश्चिम बंगाल ही कर रहा है। तो इतनी दूरी तो यहाँ से बना रहा है, कौन बना रहा है, पश्चिम बंगाल बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल ही बना रहा है। तो इतनी दूरी पर क्या गया, बंगाल आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लो इतनी सीमा किसके साथ बन रही है, मिजोरम के साथ बन रही है 2। इस सीमा पर आप यहाँ देख सकते हैं किसके साथ बना रहा है, त्रिपुरा 3 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो असम के साथ लग रही है 4 हो गया। 4 हो गए ना फ्रेंड्स। फिर आप ये देख सकते हो मेघालय का जो पठार है, मेघालय है, तो यहाँ तो मेघालय हो गया, तो 5। तो कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा बना रहा है, तो बांग्लादेश के साथ भारतीय कितने राज्य है, तो 5 राज्य स्थलीय सीमा पर है। कौन कौन से आप फिर देख लिए फ्रेंड्स, ये आपका इतना आप समझ सकते हो, इतना पश्चिम बंगाल हो गया। फिर यहाँ से भी असम लग रहा है, और यहाँ नीचे से भी असम लग रहा है, तो एक असम हो गया 2। फिर तीसरे की बात करूँ तो आप देख लो फ्रेंड्स, यहाँ से मेघालय कितनी सीमा बना रहा है, मेघालय तो 3 मेघालय हो गया। त्रिपुरा की आप देख लो फ्रेंड्स, यहाँ से तो इतना त्रिपुरा हो गया, और इस साइड से मिजोरम लग रहा है, तो मिजोरम हो गया। तो इस प्रकार 4096 किलोमीटर लंबाई है बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जो कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा पर कोई देश सीमा बना रहा है तो वह बांग्लादेश ही है। और बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो सीमा पर भारत के कितने राज्य, 5 राज्य है। अब फ्रेंड्स हम एक आपको म्यांमार को और ले लेते हैं, समझ लेते हैं म्यांमार को और समझ लेते हैं। फिर आपके स्थलीय सीमा पर जितने भी देश है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका म्यांमार देश है। तो म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा की बात करूँ तो 1643 किलोमीटर है। म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 1643 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य हैं म्यांमार की सीमा पर, 4 राज्य। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिर्फ भूटान और म्यांमार के साथ ही 4 है, और हम पर सभी में 5-5 है। तो कौन कौन से हैं, तो आप इतनी सीमा आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स ये सभी, ये बांग्लादेश है, तो इतनी सीमा पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नागालैंड है। इसके नीचे बाद में इतना आप देख सकते हैं मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो कितने राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए भारत के। कौन कौन से हो गए, तो आप एक बार फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से हो गए, तो आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ तो किसकी लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की लग रही है इतनी। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये देख लो आप नाम देख रहे हैं, नागालैंड, इतनी नागालैंड होगी, फिर इतनी मणिपुर की होगी, फिर इतनी मिजोरम होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम कुल कितनी है, 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बना रहे हैं। तो स्थलीय सीमा पर हमने ये विस्तार से, पाकिस्तान हो गया आपका, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, इनके साथ स्थलीय सीमा पर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी थी, 15,200 किलोमीटर थी। और इनको हमने अलग अलग पढ़ने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आप समझ गए, आपको भी क्या करना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हैं। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जलीय सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य है। तो 1 मिनट देखना फ्रेंड्स,
यहाँ नीचे अरब सागर, यहाँ बंगाली खाड़ी यानी जल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान स्थलीय सीमा पर भी है, जलीय सीमा पर भी है। यहाँ पर आप बांग्लादेश देख सकते हो फ्रेंड, स्थलीय सीमा पर भी है, जलीय सीमा। म्यांमार देख सकते हो, स्थलीय सीमा पर भी है, जलीय सीमा पर। भारत के मैं आपको फिर बता देता हूँ फ्रेंड्स, भारत के 3 देश ऐसे हैं, भारत के 3 देश ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि स्थलीय और जलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। पाकिस्तान देख लो आप, इतनी तो स्थलीय थी और यहाँ से जलीय सीमा बना रहा है। एक पाकिस्तान हो गया। बांग्लादेश यहाँ से जलीय सीमा बना रहा है, इस साइड से स्थलीय बना रहा था। म्यांमार आप देख सकते हो, इस साइड से तो कौन सी बना रहा है इस साइड से जलीय बना रहा है और यहाँ से कौन सी स्थलीय। तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा दोनों पर है। जिस प्रकार स्थलीय सीमा पर 7 देश थे, इसी प्रकार जलीय सीमा पर भी भारत पर कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा बना रहा है? 7 देशों के साथ। ये 7 देश कौन कौन से ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक पाकिस्तान था, या मालदीव के जस्ट नीचे यहाँ एक देश, सॉरी फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के यहाँ नीचे जस्ट एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। जिसको 8 डिग्री चैनल है, वो आपका मालदीव को लक्षद्वीप से अलग कर रहे हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो पहले हम एक और इमेज बना रहे हैं कि कौन कौन से देश है। तो यहाँ पर आपका कौन सा? पाकिस्तान हो गया। 2 नंबर यहाँ कौन हो गया? मालदीव। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका श्रीलंका है, इसको आप देख सकते हैं। 3 नंबर पर आपका यहाँ श्रीलंका रहा, श्रीलंका हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आप जो आपको यहाँ अंडोमान निकोबार दिखाई दे रहा है, अंडोमान निकोबार के जस्ट नीचे यहाँ पर एक देश है दोस्तों, उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया नाम है, जो कि ग्रेट निकोबार है वो इंडोनेशिया और निकोबार को अलग करता है। तो एक पाकिस्तान हो गया था, 2 नंबर यहाँ मालदीव हो गया था, 3 नंबर श्रीलंका हो गया था, 4 नंबर आपका इंडोनेशिया हो गया, 5 नंबर यहाँ थाईलैंड है। म्यांमार के इस साइड और अंडोमान निकोबार के इस साइड यहाँ पर एक देश है जिसका नाम थाईलैंड है, और यहाँ म्यांमार के साथ जलीय सीमा बनाए रही है। तो यहाँ आपका 5 हो गया था, म्यांमार 6 हो गया, और अभी मैंने आपको बताया ही था। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आप देख सकते हो आपका बांग्लादेश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। तो यहाँ आपके 7 देश हो गया फ्रेंड्स, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। और अगर मैं फिर बात करूँ तो यहाँ पर आपका इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पर अगर मुख्य भूमि को मैं सम्मिलित करूँ तो जलीय सीमा की लंबाई कितनी थी, मैंने आपको कल भी बताया था। तो कि अगर मैं जलीय सीमा की बात करूं तो जलीय सीमा पर भारत की लंबाई कितनी थी, अगर मैं मुख्य भूमि को सम्मिलित न करूं तब तो कितनी आ रही है? 6100 किलोमीटर आ रही है, 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ द्वीपों को सम्मिलित न करूँ तो कितनी आ रही है? 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को सम्मिलित कर लूँ तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जलीय सीमा पर अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से द्वीप है। तो यहाँ पर दमन द्वीप है, यहाँ पर दादर द्वीप है। 26 जनवरी 1920 को इन दोनों को मिलाकर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप कर दिया। तो ये द्वीप आप देख सकते हो, जलीय सीमा पर द्वीप बना हुआ द्वीप है। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो आपका लक्षद्वीप है, ये आप देख सकते हो। तो 2 द्वीप आ गया, ये अंडोमान निकोबार है, 3 द्वीप आ गया, यहाँ पर पांडुचेरी द्वीप है, 4 द्वीप। तो जलीय सीमा पर भारत के कितने द्वीप हो गया? दादर नगर हवेली 1 हो गया, लक्षद्वीप 2 हो गया, पांडुचेरी यहाँ पर आपके 3 हो गया, और अंडोमान निकोबार 4 द्वीप हो गया। तो जलीय सीमा पर भारत के कितने द्वीप है? 4 द्वीप है। अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं कि जलीय सीमा बना ले भारत के राज्य कितने हैं। तो देख लेना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ और ओलियो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ गुजरात लग रहा है, तो 1 नंबर गुजरात हो गया, 2 नंबर आप यहाँ महाराष्ट्र देख सकते हो, 3 नंबर पर आप यहाँ कर्नाटक देख सकते हो, एक यहाँ गोवा भी देख सकते हो दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में तो गोवा आ गया। 4 यहाँ पर आप केरल देख सकते हो, 5 आ गया, यहाँ पर आप तमिलनाडु देख सकते हो, 6 फिर आंध्र प्रदेश देख सकते हो, 7 ओडिशा देख सकते हो, 8 दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल आप देख सकते हो, 9 हो गया। फिर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश इस साइड से पश्चिम बंगाल लग रहा है, यहाँ त्रिपुरा भी लग रहा है, 10 हो गया, और एक आपकी मिजोरम भी लग रहा है, तो 11 हो गया। तो 11 तो राज्य हैं और 4 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 15 ओवरऑल ये क्या है? जलीय सीमा पर स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ जलीय सीमा पर देख लो, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा भी बना रहा है, मिजोरम भी बना रहे हैं, 3 आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और केंद्र शासित प्रदेश को मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ओवरऑल ये जो हमारे 7516 किलोमीटर द्वीपों को सम्मिलित किया, बिना द्वीपों की 6100 किलोमीटर जलीय सीमा। इन जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमने जानने की कोशिश की थी। इस प्रकार से हमने क्या किया कि भारत के अंदर जो भी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है वो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ओवरऑल इनकी हमने जानने की कोशिश की थी। तो मेरे हिसाब से ये आपके एकदम समझ में आ गया होगा कि स्थलीय सीमा पर और जलीय सीमा पर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 18 ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था, और जलीय सीमा पर बात करें तो हमने 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समझने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको भी मैं यही राय दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मैप पर ही पढ़ना है। आप मैप पर पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद कर पाओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो ओवरऑल हमने ये देख लिया कि भारत के साथ जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, और इन जलीय सीमा की कितनी लंबाई है, 7516 है। द्वीपों को सम्मिलित करें तो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो ये सीमा का हमने देख लिया दोस्तों कि कौन से देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा पर है, कौन से देशों के साथ भारत क्या है, जलीय सीमा पर है। तो ये हमारी सीमाएं क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या पढ़ेंगे। तो भारत के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,200 वर्ग, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो यहाँ से लेकर इस प्रकार जो भारत पूरा फैला हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 2.4% है। जो ओवरऑल पूरा विश्व है इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है। और कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, तो हमारा देश कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना परसेंटेज है, 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। यानी भारत से 6 बड़े देश है, तो वो कौन कौन से दोस्तों देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, रूस है। फिर आपका क्या आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा दोस्तों, अमेरिका के बाद में चीन है, चीन के बाद में ब्राजील है। और ब्राजील के बाद में क्या है दोस्तों, ब्राजील के बाद में ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कुल विश्व के 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल है। और मैं बात करूं तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हैं। और भारत कौन से नंबर पर आ रहा है, 7वें नंबर पर आ रहा है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो दोस्तों भारत है वो जापान से 9 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल में भारत जापान से 9 गुना बड़ा है। ऐसे ही दोस्तों इंग्लैंड से भी भारत है वो आपका कितना है, 14 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से भी भारत कितना गुना बड़ा है, 14 गुना बड़ा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके बातें समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल के बारे में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, 121 करोड़। वर्तमान में ये लगभग आपके 125 करोड़ के समथिंग हो जाएगी, नए डाटे आने वाले हैं अभी। तो 11 की जनसंख्या के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान था, 17.5%। तो कुल विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो 17.5% जनसंख्या है। यानी विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज भारत में लोग रहते हैं, 17.5%। क्षेत्रफल कितना था, 2.4, जनसंख्या कितनी है, 17.5% है। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। चीन का पहला है, चीन के बाद हमारा क्या है, दूसरा स्थान हो गया। शायद इस जनगणना में, इसमें नहीं तो उससे आगे वाली जनगणना में हम फर्स्ट नंबर पर आने वाले हैं, आ जाएंगे। इसमें तो हम आगे ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह समझ में आ गई क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की कुल विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और चीन के बाद हमारा कितना नंबर है, दूसरा नंबर है। तो क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, जनसंख्या होगी। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, वो हम पढ़ेंगे प्रशासनिक एवं राजनीतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो प्रशासनिक और राजनीतिक विभाजन का क्या मतलब होगा, शायद आप जानते होंगे। देखना दोस्तों, यानी कि हमें मतलब प्रशासन यानी काम काज करने की दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टि से भारत को हमने अलग अलग राज्यों में बांट रखा है। देखना दोस्तों, एक जगह से रहकर हम अगर प्रशासन करते हैं या उस पर नियंत्रण करते हैं, काम काज करने की कोशिश करते हैं, तो संभव नहीं है, थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या है कि भारत को थोड़े थोड़े भागों में बांट दिया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो भारत में वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से यानी कामकाज
काज करने की दृष्टि से भारत को 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। क्या बांटा गया दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बांटा गया। तो भारत को काम काज करने की दृष्टि से, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत को कितने, तो 28 राज्य है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यह होता है दोस्तों, ऐसा स्थान जिसमें क्षेत्रफल कम हो, लोग कम रह रहे हो, तो अगर वहां पर एक पूरी राज्य का उसको दर्जा दिया जाता है तो वहां पर उसकी विधान परिषद देनी होगी, विधानसभा देनी होगी, जो कि अपने आप में एक क्या होगी, सरकार होगी, वो अपने आप में एक स्वतंत्र सरकार होगी, वहां से वो सरकार चलाएगी, जिससे सरकार का क्या खर्चा ज्यादा बैठता है। तो लोग कम है, वहां पर क्षेत्रफल भी कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जैसे जो भी जितने छोटे छोटे क्षेत्र है जहां पर लोग कम रह रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले लिया। किस, देखो नाम भी देखो, केंद्र शासित, यानी जिस पर शासन किसका है, केंद्र सरकार का है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, नए विधानसभा होती है, नए विधान परिषद होती है, मुख्यमंत्री ये नहीं होता है। तो वहां का शासन देख रेख कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? उपराज्यपाल करता है। कौन करता है? उपराज्यपाल करता है। अब ये उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका आईएएस अधिकारी होता है, उस आईएएस अधिकारी को कुछ दिन का मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहां पर उस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो वो उपराज्यपाल ही उस केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। वहां पर राज्य की सरकार नहीं होती है, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, ये सब नहीं होता है। वो उपराज्यपाल ही उसका नियंत्रण करता है। केंद्र शासित प्रदेश है वो केंद्र के अंडर में होता है, नाम ही देखो केंद्र शासित, यानी जिस पर किसका शासन है? केंद्र सरकार का। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। देखना दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करूं तो पहले, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपको 31 अक्टूबर 2019, मैं बात कर रहा हूं 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, तो भारत में कितने थे? 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जैसे मान लो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य का दर्जा दिया गया था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को बीजेपी की सरकार ने, तो नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में क्या हुआ कि यहाँ से जो आपका ये 370 जो धारा थी उनको हटा दिया गया था, और ये जो आपका जम्मू कश्मीर है इसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, और यहाँ क्या बना दिए गए? 2 केंद्र शासित बना दिया गया। तो जो मैंने आपको लाइन खींच कर बताया, इसके जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लद्दाख। इसको क्या बोलेंगे? लद्दाख बोलेंगे, यानी इस राज्य का क्या नाम है? लद्दाख राज्य है। और इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों? लेह राजधानी है। फिर मैं बात करूं, ये नीचे वाला है, इसको क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर, और इनकी राजधानी कौन सी है? आपकी कश्मीर। इनकी राजधानी कौन सी होगी? कश्मीर। तो देखना दोस्तों, पहले कितने, एक 2 भाई 2 राज्य थे, मेरे कहने का मतलब एक राज्य था, इसके कितने केंद्र शासित बना दिए? 2, लद्दाख और कश्मीर। दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसका मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 2 और हो गए, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए? 9 होना चाहिए था। राज्य 29 था, एक को जम्मू कश्मीर को दर्जा खत्म कर दिया, तो कितने राज्य बचे? 28 राज्य। इसका मतलब वर्तमान में कितने होने चाहिए था? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, 9 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, लेकिन हमने कहा कि 8 है। तो ये क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, जैसे ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, इनको राज्य का दर्जा कब खत्म किया था? 31 अक्टूबर 2019 को। और जैसे ही बाद में आपको मैं बताऊं, एक शायद 26 जनवरी है दोस्तों, मैं कन्फर्म मेरे याद नहीं है, लेकिन शायद 26 जनवरी है। 26 जनवरी ये घटना कब की है? 2019 की है। तो 26 जनवरी 2020 को, कब की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? 26 जनवरी 2020 को। देखना दोस्तों, यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, दादर व नगर हवेली और दमन और द्वीप। यहाँ पर पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक का नाम दादर नगर हवेली था, एक का दमन दीव था। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश था। हुआ ऐसे कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही कर दिया। पहले कितने थे? 2 थे, 2 का मिलाकर एक ही कर दिया। क्या नाम कर दिया? दादर व नगर हवेली, दादर नगर हवेली व दमन दीव। क्या कर दिया दोस्तों? वह दमन दीव। तो जो आपका दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, पहले 2 थे, 2 का एक ही कर दिया, दादर नगर हवेली दमन और दीव। तो एक ही कर दिया है, तो इसलिए एक कम हो गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना दोस्तों? तो
ये सामूहिक रूप से एक कर दिया तब एक कम हो गए। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। तो वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का। अगर बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। 3702 किलोमीटर है। कितनी है? 3702 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा राजस्थान हो गया, सबसे छोटा गोवा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 1,74,568 के समथिंग है शायद। 1,74,000 तो कंफर्म हुआ है शायद, 568, 1,74,568 वर्ग किलोमीटर है। तो पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। सबसे छोटा कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप था ना, वो शायद 32 किलोमीटर के समथिंग है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों? लक्षद्वीप हो गया। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? तो यूपी हो गया। 25 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? यूपी। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? गोवा हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो गया? गोवा हो गया। ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये हमने एक टॉपिक तैयार करने की कोशिश की है, भारत की और स्थिति और विस्तार। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हुआ है दोस्तों, लेकिन ये आप पढ़ने के बाद आप भी मैप इस प्रकार से बनाइए, आज के बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। एक बात दोस्तों, हमारे भारत की स्थिति, हमारा भारत भौगोलिक दशा से इस प्रकार से संपन्न है, इतना अच्छा है, इसी वजह से हमारे भारत के नाम से ही भारत को उपमहाद्वीप बनाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप नाम नहीं सुना है क्या दोस्तों आपने? यानी भारत की हमारी स्थिति, प्राकृतिक दशा इतनी अच्छी है, प्रकृति से भारत को इतना सहयोग दे रहा है कि ऐसी इतनी अतुलनीय स्थिति है, इतनी तो कि इतने विश्व में और कोई भी देश की नहीं है। इसीलिए इसको हमारे महाद्वीप का दर्जा, उपमहाद्वीप का दर्जा दिया, भारतीय उपमहाद्वीप है। इसीलिए तो भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम का दर्जा दिया, क्योंकि भारत अपने आप में इतनी अच्छी स्थिति है, इतनी अच्छी प्राकृतिक दशा है भारत की, हमें विश्व में अतुलनीय है, ऐसी और कोई भी देश की अच्छी दशा नहीं है। इसीलिए भारत को भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है दोस्तों? 7 देश है। कितने देश है? 7 देश। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा करवा देता हूँ कौन कौन से। एक आपका यहाँ पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 2। एक आपका नेपाल हो गया, 3। एक भूटान हो गया, 4। एक म्यांमार हो गया, 5। ठीक है दोस्तों। एक मालदीव है, 6। और एक है श्रीलंका, 7। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। देखना दोस्तों, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5, चीन नहीं है दोस्तों 5, और मालदीव 6, श्रीलंका 7। तो ये 7 देश है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। यानी अतुलनीय स्थिति होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिए गए। तो ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो हमने एक टॉपिक तैयार किया, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है दोस्तों।